हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं समझाता हूं, उसके पहले थोड़ा सा रिलेट करो। पिछला जो आपका चैप्टर था उस चैप्टर में आपने मेजर डोमेन्स को समझा, मतलब आपने एक बहुत ब्रॉड कैटेगरी पढ़ी कि हाँ अर्थ पे जमीन होती है, पानी होता है और हवा होती है, वो सारा सब कुछ देखा। अब आप क्या देखने वाले हैं? अब आप देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म्स को। लैंडफॉर्म्स में क्या आ जाएगा? तो जैसे आप देखते हो कि अर्थ पे माउंटेन होते हैं, अर्थ पे प्लेटू भी होते हैं, ठीक है, अर्थ पे लेक्स भी होते हैं, अर्थ पे ही रिवर भी होती है। वो रिवर की ट्रिब्यूटरी होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। सुनने में बहुत सारे शब्द आपको नए लग रहे होंगे, लेकिन सब कुछ समझाएंगे धीरे धीरे, लेकिन ठीक है। अब कहीं पे प्लेन्स होते हैं, एकदम प्लेन बराबर एरिया पूरा, ठीक है। कहीं पे क्या होते हैं, पेनिनसुला होता है, तो कहीं पे आइलैंड होते हैं, जैसे आइलैंड वगैरह होते हैं। अब स्ट्रेट होता है, कहीं पे कहीं डेल्टा होता है, तो इतने सारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स, ठीक है। अब जो चैप्टर है देखो मेजर लैंडफॉर्म्स, तो ये लैंडफॉर्म्स ही हुए हैं। कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे क्या है माउंटेन रेंजेस हैं, तो कहीं पे क्या है माउंटेन पीक है, ठीक। अब कितना कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन क्या है कि ये सारी चीजें आपको भी पता नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे समझोगे ना तो बड़ा मजा आएगा कि अच्छा आप देख के बता दोगे, अच्छा ये माउंटेन है, ये प्लेटू है, ठीक है, ये प्लेन एरिया है, ये डेजर्ट है। तो अर्थ पे कितने अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म है। अब हम वही देखने वाले हैं कि मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है। देखो लैंडफॉर्म तो 777 प्रकार के हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको क्या करना है मेजर लैंडफॉर्म। अभी छोटी क्लास में है ना, तो 6th से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे लैंडफॉर्म भी अलग अलग तरह के पढ़ते जाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो मेजर लैंडफॉर्म्स में आप ये देखोगे कि क्या है, माउंटेन है, प्लेटू है, ठीक है, प्लेन्स हैं। इस तरह से आप क्या देखने वाले हैं, जो ब्रॉड कैटेगरी है ना, ब्रॉड कैटेगरी देखने वाले हो लैंडफॉर्म की। आगे समझ में? अब आपको पता है कि हम जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बेसिक एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होता है जिसमें मैं आपको चैप्टर की थीम समझाता हूं। वही थीम मैंने आपको समझा दी है कि चैप्टर में है क्या, ठीक है। मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, मतलब हम ये अर्थ के ऊपर जो भी अलग अलग फीचर्स आप देखते हो उन सारे फीचर्स को पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन देखने को मिलता है, जो फिजिकल फीचर्स, जैसे कहीं आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, कहीं नदी देखने को मिल रही है, तो क्या क्या मेजर फीचर्स हैं, ठीक है। अब देखो सवाल यह आता है कि ये फीचर्स ऐसे हैं तो क्यों हैं? क्यों पूछना सबसे ज्यादा जरूरी है हमेशा। आप जब भी पढ़ोगे ना क्यों जरूर पूछो। क्यों पूछोगे तो आपको अपने आप क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। अब मान लो कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेटू है, तो ये सारी चीजें अलग अलग अगर हैं तो क्यों हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द वेरिएशन इन लैंडफॉर्म्स। हर जगह अलग अलग लैंडफॉर्म है, तो ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो देखो दो कारण बताए गए हैं। एक इंटरनल प्रोसेस होती है, एक होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। इंटरनल प्रोसेस मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है पूरा, अर्थ के अंदर क्या होता है, कुछ इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं। जैसे अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, अंदर से आप देखोगे तो प्लेट्स मूव करती है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, हम कभी सोचा है अर्थ के अंदर क्या होता है? अर्थ के अंदर एक तरह से अगर हम देखें तो अर्थ में एक तो क्या है, मिट्टी की लेयर होती है, क्रस्ट, चलो क्रस्ट हो गई, फिर लावा टाइप से होता है, लावा मैग्मा जो होता है ना, मॉल्टन मैग्मा, जो मूवीज में दिखाते हैं शंकर भगवान जब तीसरी आंख खोलते हैं तो वो फूट के बाहर आता है वॉल्केनो से, वो होता है। फिर उसके अंदर और देखोगे तो कोर होता है। तो ये जो अब ये इनके बीच में भी मूवमेंट होते रहती है। एक होता है इंटरनल प्रोसेस, ठीक है, तो इट लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। तो ये प्लेट्स मूव करती रहती है, कहीं एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही है, कहीं एक दूसरे के नीचे जा रही है। तो इंटरनल प्रोसेस के कारण क्या होता है, अपलिफ्टमेंट एंड श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जो अर्थ का सरफेस है वो कहीं अपलिफ्ट हो रहा है, कहीं श्रिंक हो रहा है। ये जो मूवमेंट है वो इंटरनल प्रोसेस का पार्ट हो गई, ठीक है। अब इस कारण से लैंडफॉर्म बदल रहे हैं। जहां पे अब प्लेट्स टकरा रही, ऊपर उठ रही, माउंटेन बन गए, प्लेट्स क्या हो रही, नीचे जा रही थी, वहां वैली बन गई, ट्रेंच बन गई। तो ऐसे सारी चीजें पढ़ोगे आप अभी चैप्टर में आगे। बाकी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वेरिएशन है लैंडफॉर्म में, यहां अलग और वहां अलग है अगर, तो क्यों है? तो एक कारण हो गया इंटरनल प्रोसेस। अब दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है एक्सटर्नल प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण भी क्या होता है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, ठीक है, ये होता है एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण, और इसके कारण कहीं ना कहीं वेरिएशंस देखने को मिलते हैं लैंडफॉर्म्स में। नहीं आया समझ में? चलो देखो मैं अच्छे से समझाता हूं। क्या होता है कि ये तो आपने देख लिया जमीन के अंदर कुछ कुछ हो रहा है, अभी अब जमीन के ऊपर कुछ कुछ करते हैं हम, ठीक है। ये सरफेस है एक, अब ये सरफेस पे क्या हुआ, यहां पे एक छोटा सा मिट्टी का ढेर था, ठीक है। अब एक्सटर्नल प्रेशर क्या लग रहा है, एक्सटर्नल प्रोसेस क्या हो रही है यहां पे कि बहुत तेज बारिश हो गई है। बारिश हुई एकदम इंद्रधनुष, मतलब इंद्र ने क्या करा, अपने धनुष से तीर निकाल के छोड़ा है, तो बारिश तेजी से आई, तो उससे क्या करे, मिट्टी के ढेर को पूरा यहां से क्या कर दिया, तोड़ दिया। वो पानी के साथ में बह के चले गया मिट्टी का ढेर, और कहीं और पे जाके डिपॉजिट हो गया। तो आप देखोगे कि
अर्थ के ऊपर एक्सटर्नली क्या हो रहा है कि कुछ प्रोसेसेस के कारण ये जो लैंडफॉर्म था, पहले यहां मिट्टी का एक प्लेटू बना हुआ था, वो प्लेटू बह के यहां चले गया, ठीक है, ऊंचा हुआ एक एरिया था जो प्लेटू कहला रहा था, वो बह के अब यहां चले गया, ठीक है, और अब वो प्लेन हो गया एकदम। तो वो क्या हुआ, लैंडफॉर्म में बदलाव हुआ, और क्यों हुआ, एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण। तो ये दो मेन कारण होते हैं जिससे अर्थ पे क्या होता है, जिससे हम अगर देखें तो अर्थ में वेरिएशंस आते हैं। आया ना समझ में? तो कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग, मतलब कहीं कुछ टूटता है, कहीं कुछ बनता है, ठीक है, ये सारा सब कुछ जो होता है वो एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोसेस जो है, इन दो प्रोसेस के कारण लैंडफॉर्म कहीं अलग कहीं कुछ देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो दो यहां पे फैक्टर्स हैं, इन्हें समझना जरूरी है, खास करके अगर आप इन्हें रिलेट करो एक्सटर्नल प्रोसेस से। तो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इरोजन और डिपोजिशन। इरोजन मतलब क्या होता है, दी वियरिंग अवे फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। अब जैसे मैंने बारिश का एग्जांपल दिया, वैसे अगर धूप का देता हूं कि बहुत ज्यादा धूप होती है तो मिट्टी टूट जाती है, जो सॉइल रहती है सॉइल क्या सैंड में कन्वर्ट हो जाती है, सॉइल सैंड में कन्वर्ट हो गई तो इरोजन हुआ है, वो टूटा है, ठीक है। दी वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस जो होता है ना, वियरिंग अवे मतलब क्या होना कि खराब हो जाना, या फिर एक तरह से जैसे हम बोलते हैं ना कपड़े पहन पहन के हमने वी हैव वियर्ड ऑफ देम, ठीक है, तो हमने उन्हें खत्म कर दिया है, तो उस तरह से क्या है वियरिंग अवे मतलब किसी भी चीज का घिस जाना, ठीक। तो इरोजन में क्या हो गया, टूटना हो गया। अब डिपोजिशन, मान लो वो मिट्टी टूट गई है, सैंड बन गई है, अब हवा बहुत तेज चली है, तो बहुत तेज हवा के कारण क्या होता है, वो सैंड वहां से उड़ के कहीं और चले गई है। तो डिपोजिशन में दी सरफेस इज बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रीबिल्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन, मतलब कि जो सरफेस है तो वो यहां से मिट्टी सारी उठी, धूल उठी, और वो इरोजन हो गया था, इरोजन के बाद में टूट गया था, लोवर्ड हो गया था, अब वो क्या हो रहा है, कहीं और पे जाके डिपॉजिट हो जा रहा है, तो वो डिपोजिशन, ठीक है। जैसे पानी का एग्जांपल दिया था मैंने कि यहां पे जो प्लेटू था एक मिट्टी का, वो बहुत ज्यादा बारिश के कारण पूरा क्या हो गया, गल से गया है पानी के कारण, ठीक है, पूरा पानी के कारण क्या हो गया, सैंड जो है तो वो डिसॉल्व हो गई वाटर में, और वो बह के जाके कहीं पे एकदम इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्लेन बना देती है। तो इरोजन हुआ पहले, फिर क्या होता है, ये डिपोजिशन हो गया। अब ये जो इरोजन डिपोजिशन होता है ना, इसके लिए एजेंट कौन होते हैं, मतलब कौन करवाता है, या ऐसा तो नहीं कि आप जाओगे मिट्टी हाथ से उठाओगे और डाल के आओगे कहीं, वो कैसे ना कैसे तो होता होगा। तो दिस अकर्स ड्यू टू द एजेंट सच एज रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। तो जब क्या होता है, पानी बहता है, आइस जो है तो बड़ी बड़ी, अब क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स हैं, तो ग्लेशियर जब बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी तो अपने बीच में छोटे मोटे पत्थर आएंगे तो उनको बोलेगी चलो हमारे साथ, तो उन्हें तोड़ देगी, वो ले जाएगी अपने साथ। तो ऐसा क्या होता है, रनिंग वाटर, आइस, विंड। अब हवाएं भी बहुत तेज चलती है, मिट्टी की ढेर उठा के ले जाती है। डेजर्ट में आपने यहाँ कार खड़ी करी है, ठीक है, रात में बहुत तेज तूफान आया तो आपकी कार पूरी दब जाएगी सैंड ड्यून के अंदर, ठीक है, मिट्टी के ढेर के अंदर। तो गलती से सो मत जाना कार में, नहीं तो आप भी नहीं निकल पाओगे, आपकी कार भी नहीं निकल पाएगी, ठीक। तो इस तरह से क्या है कि बहुत ज्यादा ये जो इरोजन और डिपोजिशन होता है तो ये इन एजेंट्स के कारण होता है। ये लोग हैं, ठीक है, ये रनिंग वाटर, ये आइस और ये विंड, ये कहीं मिले तो इनसे पूछना कि आप ही लोग एजेंट हो ना इरोजन और डिपोजिशन के। ये मैंने आपको समझाया पूरा। तो देखो ये बेसिक्स थे, ये थीम थी चैप्टर की। थीम क्या है कि लैंडफॉर्म जो है, देयर आर वेरियस डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ। अब ये जो अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स हैं तो वो एक लैंडफॉर्म दूसरे लैंडफॉर्म से अलग है, तो उसके पीछे का कारण भी क्या है, एक लैंडफॉर्म का दूसरे लैंडफॉर्म से अलग होने का कारण ये दो प्रोसेसेस है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस। तो वो मैंने सारी चीजें आपको क्या की है, बता दिए। अब ये बताओ मुझे, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो मेजर लैंडफॉर्म्स में हम माउंटेन्स पढ़ेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक में आपको एक्स्ट्रा ये दूंगा कि जो माउंटेन्स के टाइप्स हैं वो आपको एक ही टॉपिक में घुसा के दिए हैं, तो उन्हें हम अलग कर लेंगे, ठीक है। तो माउंटेन्स, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे हम, इसमें देखेंगे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हम प्लेटूज को समझेंगे कि प्लेटूज क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, क्या मतलब माउंटेन से कैसे अलग है, वो प्लेन से कैसे अलग है, अच्छे से डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। तो माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे हम, और प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेजर लैंडफॉर्म में हम ये मतलब जमीन पे जो आपको मेजर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो 6th क्लास में आपको माउंटेन, प्लेटू और प्लेन्स, ये तीन चीज बताई गई है, तीनों चीजें बताऊंगा मैं। फिर लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। अब मतलब जैसे ये माउंटेन है तो माउंटेन वाले लोगों का क्या रिलेशन है, ठीक है, प्लेटू और वहां पे लोग किस तरह से रहते हैं, प्लेन्स और प्लेन्स में लोग किस तरह से रहते हैं। तो ये लैंडफॉर्म जो अलग अलग है ये तीनों, ठीक है, तीनों लैंडफॉर्म और वहां के लोग, उनके बीच का रिलेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में जैसे आपको पता है कि चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं तो उनके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। आगे समझिए पूरी थीम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, मैंने आपको ये सारा सब कुछ बताया है। होप यू एंजॉयड इट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि माउंटेन्स क्या है, किस तरह से काम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है।
किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। क्लियर है? मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स और चैप्टर्स के टॉपिक्स, सब टॉपिक्स ऐसे ही एकदम अरेंज फॉर्मेट में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है। मजेदार बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, आपको घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बस इतना करिए कि अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में, फैमिली को और बड़ा करते हैं। फाइन, ये सारी सब कुछ बातें मुझे आपको बतानी थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। माउंटेन्स क्या होते हैं वो समझेंगे हम, पर उससे पहले सवाल ये उठता है क्यों पढ़ना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में इस चैप्टर के बारे में कुछ बताया कि ये चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का अगर नाम देखोगे आप तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ये चैप्टर का नाम है। अब मेजर लैंडफॉर्म्स में क्या है, तो मेजर लैंडफॉर्म्स में हमने देखा कि माउंटेन्स भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, प्लेटू भी होते हैं, सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो अब जब लैंडफॉर्म देखना है कि जमीन पे क्या क्या स्ट्रक्चर है, तो कहीं ना कहीं इन मेजर लैंडफॉर्म में माउंटेन एक आता है और हमें माउंटेन को समझना जरूरी है, माउंटेन को पढ़ना जरूरी है। तो अब हम वही करने वाले हैं। अब जब समझना पढ़ना जरूरी है तो पहला सवाल यही उठता है यहां पे, व्हाट इज अ माउंटेन? माउंटेन है क्या चीज, ये बताओ, व्हाट इज अ माउंटेन? तो यहां पे देखना, a mountain is any natural elevation of the earth surface, ठीक है, it is considerably higher than the surrounding area। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि एरिया है, मान लो अभी आपका सराउंडिंग एरिया हो गया। ठीक है, अब सराउंडिंग एरिया पे अगर कोई ऐसा एरिया है या फिर कोई एक ऐसा नेचुरल एलिवेशन है जो कि उसके आजू बाजू वाले एरिया से ऊंचा है, तो वो क्या कहलाएगा? माउंटेन। अब क्या ये भी माउंटेन कहलाएगा? ये भी तो ऊंचा है अपने आजू बाजू वाले एरिया से, नहीं। तो यहां पे एलिवेटेड पीक्स होते हैं माउंटेन्स में, ठीक है, फ्लैट सरफेस नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ऐसे तो अगर देखें तो नेचुरल एरिया है जो क्या होता है, नेचुरल एलिवेशन होता है जो अपने सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होता है। ठीक है, अब साथ ही साथ में क्या होता है, विथ अ स्मॉल समिट, डेफिनेशन समझना, विथ अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। माउंटेन में जो समिट होता है, समिट मतलब क्या, उसकी जो चोटी होती है, ठीक है, जो पीक होता है ना, वो जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, पर्वत की चोटी। अब ढूंढने का मतलब है ना, ऐसे कहां है चोटी, ठीक। तो यहां पे क्या होता है, जो पीक होता है, तो पीक क्या होता है, समिट कहते हैं उसे भी। जैसे आप देखोगे जो माउंटेनियर्स होते हैं ना, तो वो जब अपना झंडा गाड़ते हैं, तिरंगा, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि यस वी आर ऑन द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट समिट किया, तो समिट मतलब यहाँ पे जो ऊपर जो पीक है उसका। तो ये समिट क्या होते हैं, उसके स्मॉल होते हैं, जैसे समिट स्मॉल होते हैं। अ ब्रॉड बेस, और बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है, ये देखो ना, बेस ब्रॉड है, ठीक। और ये जो नेबरिंग एरिया है, तो नेबरिंग एरिया से क्या है, ऊंचा है वो, तो ये होता है माउंटेन। आगे ना समझो माउंटेन का मतलब, तो ये माउंटेन होता है, स्मॉल यूनिट्स, अ ब्रॉड बेस, ये हो गया माउंटेन। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, ठीक है, सिंस दी स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग ऑल्सो। ये चीज समझने वाली है। अब क्लाइमेट देखो यहाँ क्या है, ठीक है, स्नोमैन बन जाओगे यहाँ अगर रहने चले गए तो हार्श क्लाइमेट के चलते क्या होता है कि लोग वहां पे कम रहते हैं। ठीक है, लोग यहाँ पे जो रहेंगे वो कम लोग रहते हैं। और अगली चीज क्या है, अब कम लोग रह रहे हैं, साथ ही साथ में अगली चीज ये है, सिंस दी स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। अब स्लोप्स भी एकदम स्टीप है, एकदम खड़ी घाटी है ना, एकदम घाटी, एकदम क्या है, खड़ी घाटी है। तो उसके चलते क्या होता है कि खेती के लिए भी उतनी जगह नहीं है यहाँ पे। खेती भी अगर आपको करना है तो आप प्लेन एरिया पे करोगे, या फिर आपके पास जमीन तो हो, यहाँ पे आपका ट्रैक्टर भी नहीं चलेगा, आपके बैल भी नहीं चलेंगे, आप भी नहीं चलोगे। तो उस तरह से क्या है कि यहाँ पे खेती भी पॉसिबल नहीं हो पाती, सॉइल भी उतनी फर्टाइल नहीं होती है, स्लोप के कारण और डिफिकल्ट टेरेन के कारण। क्लियर है, ये सारा हो गया। अब जैसे अगर हम माउंटेन्स को पढ़ना चाह रहे हैं, माउंटेन्स को समझना चाह रहे हैं ना, उससे पहले हमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज बीच में आएगी, जैसे ग्लेशियर्स आएंगे, ठीक है, रेंजेस आएगी, रेंज क्या होती है, टाइप्स ऑफ माउंटेन, तो ये अलग हमें टॉपिक में पढ़ लेंगे, एक अलग वीडियो लेक्चर में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक, फिर जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, रिवर हो गया, वैली, रिवर वैली हो गया, तो ये सारे जो टर्म्स है ये भी मैं आपको साथ ही साथ समझाते चल रहा हूं। देखो क्या है, तो यहां पे जो सब लिखा है, तो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर शब्द का मतलब क्या होता है, देखो अब ये माउंटेन है, तो माउंटेन में यहां पे अब जैसे आप देखोगे तो इस एक तरह से क्या बना हुआ है, रिवर की तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ कि पानी डालोगे तो बहते हुए निकल जाएगा, एक अपना रास्ता है उसके पास। लेकिन क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो यहां पे जो ग्लेशियर है ना, इट इज परमानेंटली फ्रोजन, परमानेंटली फ्रीज हो गया है, वो जम गया है वहां पे। तो ये परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स जो है,
पानी था पहले, वो अब जम गया है, तो वो क्या बन गए, वो कहलाते हैं ग्लेशियर्स। ठीक है, तो आइस स्लैब्स कह लो आप, परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स कह लो, कुछ भी कह लो, वो क्या कहलाती है, वो ग्लेशियर्स कहलाते हैं। बर्फ की चट्टानें जो रहती है वो ग्लेशियर्स। ठीक है, अब ये ग्लेशियर्स जैसे हम देख रहे हैं मेजर लैंडफॉर्म्स, तो जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है लैंडफॉर्म में, तो अब ग्लेशियर जब बहते हुए आएंगे ना, धीरे धीरे खिसकते भी हैं, क्योंकि है तो आखिरकार पानी ही, तो पानी जब पिघलेगा तो नीचे से फिसलेंगे आगे वो। अब जब वो फिसलते हुए तो तोड़ते हुए आते हैं माउंटेन्स को, ठीक है, इरोड करते हुए आते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्लेशियर। अब ग्लेशियर्स आर कंसिडर्ड एज स्टोर हाउस ऑफ वाटर। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, क्योंकि यहां पे देखो ये है तो पानी, मैंने अभी बताया, पिघलेगा, पिघल के पानी कहां जाएगा, नदियों में, नदियों से हम हमारे घरों में ले आएंगे, तो पानी मिल रहा है हमें। ठीक, सम माउंटेन्स आर अंडर सी ऑल्सो, ये चीज समझने वाली है, ये फैक्ट है, कंसेप्ट है, अच्छे से समझो इसे। देखो अब हम क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, तो हम वर्ल्ड का सबसे ऊंचे माउंटेन में बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊपर है जमीन से। चलो भैया, बहुत अच्छी बात है। तो ये सी लेवल से कितना, मतलब जैसे अगर ये 0 मीटर है, कंसीडर करके चलो ये 0 मीटर है, सी लेवल है, तो 0 मीटर से कितना ऊपर है, 8800 अप्रोक्स, इतना ऊंचा है, तो इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, ये बहुत ऊपर है, ठीक, सी लेवल से। लेकिन अब सी लेवल ये जैसे समुद्र है मान लो, ठीक है, ये समुद्र है यहाँ पे पूरा, क्लियर, थोड़ा क्लियर साफ जगह में चलते हैं तब मजा आएगा यहाँ पे। और जैसे ये हिमालय हो गया, हिमालयाज में माउंट एवरेस्ट हो गया, तो ये और ये सी लेवल है, ये जो ये वाली जो लाइन बनाई ना मैंने, ये सी लेवल है। अब क्या होता है, तो सी लेवल से तो बड़ा ऊंचा दिख रहा है आपको, ठीक है, लेकिन अगर ओशियन आ जाता है यहीं पे, मान के चलो ये जैसे ओशियन आ गई है, ठीक है, ओशियन आ गई, ये ओशियन आ गया। अब कोई माउंटेन अगर यहाँ पे है ऐसा, तो अब वो क्या है, ये अगर 8800 मीटर और अगर ये 10,000 मीटर है, तो बाहर से देखने में तो हमें क्या लगेगा, बाहर से देखने में तो अभी भी हमें हिमालय में जो माउंट एवरेस्ट है वही ऊंचा लगेगा। क्यों, क्योंकि सी लेवल से कितना 8000, तो आप यहां खड़े होकर देखोगे ना, आप जैसे ये समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, तो आप समुद्र के अंदर थोड़ी ना, यहां खड़े होकर थोड़ी ना देखोगे, आप तो जमीन पे खड़े होकर देखोगे। जमीन पे देखने में हमें क्या लगेगा कि ये यार ये बड़ा है, ठीक है, लेकिन कुछ माउंटेन्स क्या होते हैं, अंडर सी भी होते हैं, जिनका बेस जो रहता है तो ओशियन बेड पे होता है। ओशियन बेड पे क्या होता है, उनका बेस होता है। अब जब ओशियन बेड पे जिनका बेस रहेगा, तो वो माउंटेन्स हो सकता है कि जो सरफेस पे आपको दिख रहा है उससे भी ऊंचा हो, लेकिन वो रिलेटिव हाइट क्या लगती है, हमें कम ही लगती है। ऐसे माउंटेन्स के एग्जांपल भी हैं। कहां है, तो देखो, तो माउना किया कहां पे है, ये हवाई कहां पे है ये, तो हवाई जो हमने अभी ओशियंस पढ़े थे पिछले चैप्टर में, तो ओशियंस में पैसिफिक ओशियन ध्यान है आपको, पैसिफिक ओशियन चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं पैसिफिक ओशियन के, ये आपका हो गया होमवर्क। आप बताएंगे मुझे अभी कमेंट सेक्शन में कि पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो वो पैसिफिक ओशियन में क्या है, जापान के पास में माउना किया, ये एक माउंटेन है, ठीक है, इन दी पैसिफिक ओशियन इज एन अंडर सी माउंटेन, मतलब इस तरह का अंडर सी माउंटेन जिसका बेस कहां है, सी में है कहीं ना कहीं, तो एक अंडर सी माउंटेन है। इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर्स हाई। अब इसकी अगर आप ओशियन बेड से हाइट नापोगे ना, तो 10,205 मीटर्स लंबा है। तो माउंट एवरेस्ट तो क्या है इसके सामने, छोटा भाई है इसका, ये बड़े मियां हैं, वो छोटे मियां हैं, तो इस तरह से ऊंचा तो काफी है, ठीक है, लेकिन वो दिखता नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज अंडर सी माउंटेन। क्लियर, तो ये मैंने आपको ग्लेशियर, माउंटेन्स, अंडर सी माउंटेन्स, ये कुछ चीजें बताई। और आगे देखो, बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें समझते चलते हैं सब कुछ। अब क्या है, माउंटेन रेंज, एक शब्द ये भी आता है, माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज क्या होते हैं वो समझो। तो माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन इज नोन एज माउंटेन रेंज। अगर माउंटेन्स क्या है, एक लाइन में अरेंज्ड है, लाइन में कैसे अरेंज है ये समझो। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे हिमालयाज है, तो हिमालयाज क्या है, इस तरह से एक पीक थोड़ी ना है माउंटेन की, वो तो कितने सारे माउंटेन्स है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, ठीक है, K2, कितने सारे माउंटेन्स है। तो ये सारे माउंटेन्स की एक रेंज बनी हुई, एक लाइन बनी हुई है पूरी। तो व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज इन अ लाइन इट इज नोन एज माउंटेन रेंज। तो चेन या फिर सीरीज ऑफ मेनी माउंटेन्स, उसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। आगे समझे माउंटेन रेंज, डाउट क्लियर होना चाहिए। देखो डाउट क्लियर हो रहा है, मजे से समझ आ रही है चीजें तो बताना फिर, ठीक है। तो ये माउंटेन रेंज हो गया, क्लियर। वैसे जैसे हिमालयाज एक माउंटेन रेंज हो गई, एक एल्प्स है, ठीक है, तो एल्प्स माउंटेन रेंज हो गई। तो माउंटेन्स की क्या एक सीरीज बनी हुई है, बहुत सारी चेन बनी हुई है। वैसे आप देखोगे तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट, ये मैंने बताया था आपको, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, जो मतलब सबसे लंबी रेंज है ऐसी, वो है एंडीज, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन रेंज आ गया समझ में। तो एंडीज माउंटेन रेंज, जैसे आप यहां पे देखोगे तो आप हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट है एक माउंटेन रेंज, ठीक है, एक ईस्टर्न घाट है माउंटेन रेंज। तो इस तरह से एक सीरीज जो होती है, एक चेन होती है जो माउंटेन्स की पीक्स की कंटिन्यूअसली, उसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। क्लियर है ये। तो हिमालयन, एल्प्स, एंडीज ये साउथ अमेरिका में, तो ये सारी माउंटेन रेंजेस हैं। आगे देखिए क्या है हमारे पास में, इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो अभी माउंटेन में हमने क्या देख लिया, बेसिक फीचर्स वगैरह सब समझ लिए, कुछ कीवर्ड्स देख लिए, वो सारा सब कुछ हो गया।
अब यहीं पे अगर हम माउंटेन्स की बात करें कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है तो वो भी समझो। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि दे आर कंसिडर्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर। मैंने आगे भी बताया क्या होता है, मैनी रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स इन माउंटेन। माउंटेन्स में ग्लेशियर है, ग्लेशियर बने पानी से। अब वो पानी जब पिघलेगा, मतलब जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पिघल के पानी बनेंगे, पानी नदी में आएगा, नदी में से पानी हम हमारे घर पे लाएंगे, तो हमारे लिए क्या हो गए, वो पानी हो गया। अब वो ऐसा पानी हो गया जो आपने स्टोर करके रखा था। जैसे रहता है ना कि आप वो जो मटर होती है, तो मटर फ्रोजन वाली जो होती है तो आपने फ्रीज करके रखी कि हाँ कल को काम में ले लेंगे इसे, तो वैसे आपने पानी को फ्रीज कर दिया यहाँ पे ग्लेशियर्स में। तो वो एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है माउंटेन का कि वो दे आर दी पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर। साल भर हमें अगर पानी मिल रहा है, गंगा रिवर में पानी आ रहा है, तो बारिश तो 4 महीने होती है, लेकिन पानी कहां से आता है फिर, तो जो ग्लेशियर बन गए थे वो धीरे धीरे पिघलते रहते हैं साल भर। आया ना समझ में, ये हुआ। फिर क्या होता है, रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज हार्नेस फॉर द यूज ऑफ पीपल। अब क्या होता है, माउंटेन्स में बहुत सारे रिजर्वायर्स बनाए जाते हैं। जैसे आप देखो, दो पहाड़ ऐसे हैं, ये नदी बह के जा रही है, तो ये नदी में आप क्या करोगे, यहाँ पे डैम बना दोगे, तो पूरा का पूरा पानी पीछे क्या होने लगेगा, स्टोर होने लगेगा। ये देखो जैसे ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ये पानी बहते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आप डैम भी बना सकते हो, डैम बना के एक रिजर्वायर बना लोगे बहुत बड़ा सा पीछे, आप यहाँ पे पानी रोक दो पूरा, तो वो पीछे भरने लगेगा, पीछे आप एम्पाउंडमेंट क्रिएट कर लो, पानी को यूज करो, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब आपने जो पानी स्टोर किया है माउंटेन्स में, तो ये पानी आप क्या कर सकते हो, इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हो। फिर अगली चीज क्या है, जो आप रिजर्वायर बना रहे हो, तो उसकी मदद से आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करोगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे जनरेट कर सकते हो आप कि जो डैम बनाया तो उस डैम के पानी को आप बाहर तो निकालोगे इरिगेशन के लिए, तब आप उस पानी से क्या कर सकते हो, टरबाइन को रोटेट कर सकते हो। जैसे एक टरबाइन है, पानी निकलेगा तो टरबाइन को रोटेट करेगा। अब टरबाइन रोटेट होगी ना जब, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मतलब वो पूरा सिस्टम रहता है, इतना आसान नहीं जितना मैंने बता दिया, बाकी बेसिक फंक्शन ऐसे ही होता है कि पानी के फ्लो से टरबाइंस रोटेट होती हैं। अब जब टरबाइंस रोटेट होती हैं तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है और उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है, माउंटेन्स की ये इंपॉर्टेंस हो गई है। और भी है, इतना ही नहीं, देखो तो यहाँ पे क्या है, दी रिवर वैली एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब माउंटेन में क्या होता है, देखो माउंटेन में मैंने जैसे आपको बताया कि माउंटेन यूजुअली क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लोप होता है, तो स्लोप के कारण आप खेती नहीं कर पाओगे, यहाँ पे आपका ट्रैक्टर नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही माउंटेन में आप टेरेस बना ले तो इस तरह से, ठीक है, माउंटेन को काट काट के ऐसे टेरेस बन गई है बहुत ज्यादा, तो अब ये तो क्या हो गया, यहाँ पे पानी स्टोर किया जा सकता है, प्लेन एरिया हो गया। देखो जैसे ये टेरेस बना लिए तो ये प्लेन एरिया हो गया, अब यहाँ पे आप करो खेती खूब, किसने मना किया आपको। तो इस तरह से टेरेस फार्मिंग होती है, ठीक है। रिवर वैली जो होता है, तो ये रिवर वैली क्या होता है कि जैसे एक माउंटेन ये है, एक माउंटेन ये है, नहीं एक माउंटेन ये है, अब ये दोनों माउंटेन में से स्लोप में सारी चीजें, सारा जो फर्टाइल एलिमेंट है तो वो यहां आके डिपॉजिट हो गया है। अब ये पार्ट जो है, तो इस पार्ट में आप क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो। तो रिवर वैली एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्यों, क्योंकि फर्टाइल रहते हैं बहुत, ठीक है। आगे क्या है, माउंटेन्स हैव अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। बहुत सारी तरह तरह प्रकार की जड़ी बूटी, ठीक है, बहुत सारी दवाइयां, मेडिसिन, खाने की चीजें, ठीक, एप्पल वगैरह ये सब कहां से मिलेंगे आपको, माउंटेन से मिलेंगे। तो माउंटेन्स में फ्लोरा, बहुत सारे पेड़ पौधे, और बहुत सारा फौना, मतलब बहुत सारे जानवर भी यहाँ पे मिलेंगे। जैसे आप देखो अलग अलग प्रकार की गोट, शिप, ये सारी माउंटेन गोट्स वगैरह जो होती है, तो उससे वुल जो मिलता है बहुत गर्म रहता है, बहुत हल्का रहता है। ये सारी चीजें आपको माउंटेन से ही मिलने वाली है। ये इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स में हमने देखा। और आगे देखो क्या है, तो अब अगली चीज जैसे ये देखें हम, तो वी गेट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, ठीक है, गम, राइजिन्स एक्सेट्रा फ्रॉम माउंटेन्स एंड फॉरेस्ट ओवर देयर। तो अब जैसे मैंने बताया कि फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा होता है, फ्लोरा रिच होता है, तो फ्यूल मिलता है लकड़ी जलाने की, जानवरों को खिलाने के लिए फॉडर, घास मिलती है, ठीक है, शेल्टर, लोग रहते भी हैं पहाड़ों पे, घर बना के, गुफाएं वगैरह जो होती तो उन्होंने, ठीक है। फिर अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम, तो आपने देखो माउंटेन में जो पेड़ होते हैं तो उसमें से गोंद निकलता है, ठीक है, वो गम होता है। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे इस्तेमाल में आ सकती है। माउंटेन्स कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या करते हैं, ये हमें देते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। फिर अगली चीज क्या है, तो माउंटेन्स आर कंसिडर्स आइडियलिक साइट फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा आइडियल साइट, सुंदर सी सीनरी, सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है यहाँ पे। जो नेचर लवर होते हैं मेरी तरफ, ठीक है, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें बस कहीं मत करो, आप छोड़ दो माउंटेन्स के बीच में, घूमते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखने के लिए करोड़ों चीजें, एक दो भी नहीं, करोड़ों चीजें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, ठीक है, पैराग्लाइडिंग हो गया, ये सारी चीजें माउंटेन्स में पॉसिबल है। तो इस कारण से क्या है, माउंटेन्स एक मेजर सोर्स ऑफ मतलब एक मेजर डेस्टिनेशन ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, और सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। अब यहाँ जो लोग रहते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको इस तरह से ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डेवलप करना, जनरेट करना, ये सारे एडवांटेज हो सकते हैं माउंटेन्स के। आया समझ में। अब देखिए क्या है,
तो ये वाला जो टॉपिक था माउंटेन्स का, ये यहां तक मैंने आपको बता दिया है। इसमें अब एक पार्ट हम क्या निकालने वाले हैं, इसमें हम टाइप्स ऑफ माउंटेन जो है वो अलग चीजें कि किस किस तरह के होते हैं, कैसे बनते हैं। वीडियो लेक्चर लेंदी ना हो इसके लिए मैंने आपको उसको मैं अलग से अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन, कौन कौन से माउंटेन होते हैं, ठीक है, जो आपकी बुक में दिए हैं उन्हें हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक आपको सभी सब्जेक्ट्स, जैसे आपने सोशल पढ़ा ना, तो साइंस भी, मैथ्स भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सारे सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, आपको घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है, क्लास 4th से क्लास 12th तक। आया समझ में? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको माउंटेन्स के बारे में कुछ बताया, समझ में आया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हम देखते हैं माउंटेन्स किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ माउंटेन्स। 3 तरह के माउंटेन्स कौन कौन से होते हैं? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स और वॉल्केनिक माउंटेन्स, ठीक है। अब तीनों चीजों को समझो, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक। फोल्ड मतलब क्या है कि फोल्ड हो गए, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में क्या हो रहा है वो मैं समझाऊंगा आपको, और वॉल्केनिक सिंपल सा है जो वॉल्केनो के कारण बने हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्या होता है, अर्थ क्रस्ट है, प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो क्या कर रही है, तैर रही है, किसके ऊपर, फ्लोट कर रही है, मैग्मा के ऊपर। नीचे मैग्मा है, ठीक है। तो ये मैग्मा के ऊपर जब फ्लोट कर रही है तो एक प्लेट ये, एक प्लेट ये है, मान लो। अब ये दोनों प्लेट आई और आने के बाद टकराती हैं, ठीक है, टकराती हैं तो फोल्डिंग होती है। ये फोल्डिंग के कारण जो माउंटेन्स बनते हैं ना, ऐसे जैसे ये दोनों प्लेट्स आई, टकराई, टकराने के कारण ऐसे फोल्डिंग हो गई, ये फोल्डिंग के बाद में जो माउंटेन्स बने, तो ये फोल्ड माउंटेन्स कहलाते हैं। आया ना समझ में? ये फोल्ड माउंटेन्स होते हैं एक तरह के। दूसरा ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखो क्या होता है, ये जो प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स अगर खिसक जाती है ऐसे, ठीक है, ये प्लेट्स अगर खिसक जाती है तो उसके चलते क्या होता है, देखो ये प्लेट इधर मूव कर गई, ये प्लेट इधर मूव कर गई है, तो कुछ एरियाज क्या होते हैं, नीचे अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, सबसीड हो जाते हैं। तो अब जो नीचे अंदर की तरफ सबसीड हुए, तो देखो जरूरी नहीं कि पहाड़ क्या होता है, सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ पार्ट होता है। तो अब ये पूरा एक एरिया था, ठीक है, ये एक पूरा एरिया था। अब ये वाला एरिया जैसे जो है, तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ सबसीड कर गया, यहां पे भी नीचे की तरफ सबसीड कर गया एरिया। तो अब ये क्या हो गया, ये एक तरह से सराउंडिंग एरिया से, अपने सराउंडिंग एरिया से तो ऊंचा हो गया। तो कुछ माउंटेन जो बनते हैं तो वो ऐसे ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, ठीक है। प्लेट्स के डाइवर्ज होने के कारण जब नियर बाय एरियाज क्या हो जाते हैं, सबसीड कर जाते हैं, तो एडजेसेंट एरिया अपने आप क्या हो जाते हैं, एलिवेटेड हो जाते हैं। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल बताया, तो ये क्योंकि नीचे चले गया ना, ये भी नीचे चले गया, तो इस तरह के जो माउंटेन्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक माउंटेन्स। अब ब्लॉक माउंटेन्स के बाद में अगला क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या है, इन्हें समझिए। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स में जैसे वॉल्केनो है, अब वॉल्केनो क्या होता है, फूटा, चलो वॉल्केनो फूटा। अब वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो वो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में अब जैसे क्या होता है कि लावा वगैरह निकला, लावा यहां डिपॉजिट होता चले गया, सूख गया, सूखने के बाद में वो ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। ये पूरा ये जो बना है ना माउंटेन, ये वाला इतना पार्ट, ये कैसे बना है, ये लावा से ही तो बना है। तो ऐसे जो माउंटेन्स बनते हैं वो वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। तीनों मैंने समझा दिया है। अब थोड़ा सा बुक की डिटेल्स जो है वो देख लेते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स क्या है, फॉर्म्ड ड्यू टू दी फोल्डिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट है जो प्लेट्स हैं, ये फोल्ड होती है, उसके बाद जो बनते हैं तो वो फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। मेजर फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से हैं देखो, तो हिमालयन माउंटेन्स, दी एल्प्स, ठीक है, अरावली, दी एपेलेशियंस, और उसके बाद में यूरल माउंटेन्स, ठीक है। तो ये मेजर फोल्ड माउंटेन्स हैं। अब इन्हें देखो जरा मैप पे, क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे, हिमालयन माउंटेन, एल्प्स और अरावली। तो अब हिमालयन माउंटेन्स ये है यहाँ पे, ठीक है, ये हिमालयन माउंटेन्स है इंडिया में। उसके बाद में अरावली यहाँ पे है राजस्थान में, राजस्थान में अरावली माउंटेन। तो ये सब फोल्ड माउंटेन, मतलब प्लेट्स के टकराने से। इंडिया की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों प्लेट ऐसे टकराई थी, ठीक है, आज से करोड़ों साल पहले। जब दोनों प्लेट्स टकराई थी ना, तो टकराने के कारण जो माउंटेन्स बने तो वो क्या कहलाए, हिमालयंस कहलाए, ठीक है, हिमालयन माउंटेन्स कहलाए। तो ऐसे हिमालयन हो गया, फिर जैसे यूरल माउंटेन, तो ये यूरल माउंटेन हो गया, फिर जैसे एल्प्स, ठीक है, तो ये यहाँ पे एल्प्स माउंटेन हो गए। फिर उसके बाद में क्या, एपेलेशियन, तो ये एपेलेशियन माउंटेन रेंज हो गई। ये सब फोल्ड है, ये प्लेट्स टकराई है, ठीक है। आप बोलोगे अब यहाँ तो प्लेट ही नहीं है, तो भैया जमीन छोड़ो ना, नीचे अर्थ देखो, मतलब ये समुद्र में ओशियन बेड भी तो नीचे जमीन है, तो वह ओशियन बेड और ये कॉन्टिनेंटल लैंडमास टकराया, तो यहाँ पे एपेलेशियन माउंटेन्स बन गए, ठीक है। और क्या था, तो अरावली हो गया, एपेलेशियन हो गया, यूरल हो गया, एल्प्स हो गया, सारे मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे ये फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। क्लियर? सो दिस इज फोल्ड माउंटेन्स। आगे क्या है, आगे ब्लॉक माउंटेन्स। तो ब्लॉक माउंटेन्स क्या है,
माउंटेन्स क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, वर्टिकली मतलब ऊपर नीचे ऐसे, तो ये लार्ज एरिया आर ब्रोकन, इनके अंदर क्या हो गया, क्रैक्स हो गई, क्यों, क्योंकि प्लेट्स मूव कर गई। तो जब बड़ा एरिया क्या होता है, टूट जाता है, टूटने के बाद में क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है, इस तरह से दिख रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्टिकली जब मूवमेंट होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसके कारण जो माउंटेन्स बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कहलाते हैं। तो हॉर्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये होते हैं दी अपलिफ्टेड ब्लॉक्स, तो जो ब्लॉक्स ऊपर उठे हैं तो ये हॉर्स कहलाते हैं। और ग्रेबन कौन होते हैं, तो ग्रेबन जो ब्लॉक्स नीचे की तरफ सबसाइड कर गए वो ग्रेबन कहलाते हैं। तो ये ग्रेबन हो गया, ये हॉर्स हो गया, ये आपकी बुक में भी डायग्राम दिया है ये वाला, ठीक है, हॉर्स और ये ग्रेबन, ग्रेबन मतलब नीचे की तरफ और हॉर्स मतलब जो ऊपर की तरफ उठा हुआ जो पार्ट है वो हॉर्स, और नीचे की तरफ ग्रेबन, ठीक है। अब क्या है, जैसे तो दी एग्जांपल्स में अगर देखें हम तो राइन वैली, ये कहां है राइन वैली, तो राइन वैली जर्मनी में यहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में दी वॉस माउंटेन रेंज, तो वॉस माउंटेन रेंज कहां है, ये है फ्रांस में। वॉस माउंटेन रेंज, राइनलैंड जिसे कहा जाता है, राइन वैली कहा जाता है जर्मनी में। तो ये माउंटेन जो है तो ये इस तरह के ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन जो है तो वो एग्जांपल में राइन वैली देख लिया आपने और वॉस माउंटेन्स देख लिए, ठीक है, वॉस। अब आगे क्या है, अगला जो है लास्ट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स में वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग है। अब क्या होता है, आपने वॉल्केनो के बारे में मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग, ठीक है, और वॉल्केनो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग होता है ना, ऐसी इच्छा होती है कि वॉल्केनो देखेंगे यार कभी। तो वो जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो क्यों बनते हैं, क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है समझो, जैसे यहां पे ये एक माउंटेन था, चलो ऐसे देखो, ये एक माउंटेन था, ये उसकी वेंट थी, ठीक है, पहाड़ दिखता था हमें। अब ये पहाड़ क्या है, तो नीचे कहीं ना कहीं बहुत नीचे, जैसे ये तो पूरा जमीन का हिस्सा है, ये पूरा जमीन का हिस्सा मान लो, ये वेंट है, ठीक है, जमीन का हिस्सा है। अब ये नीचे क्या है, बहुत ज्यादा मॉल्टन मैग्मा है, पूरा लावा है वो। अब वो अंदर से क्या होता है, ये वेंट पाइप के थ्रू जैसे ऊपर तक आ गया, यहां से ये माउंटेन से यहाँ। अब जब भी आउटब्रस्ट होगा वॉल्केनो, ठीक है, वॉल्केनो जब भी ब्रस्ट होगा तो ये लावा निकलेगा, इससे लावा यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा। वॉल्केनो बस्ट हुआ, ठीक है, और फिर लावा डिपॉजिट हो गया। तो आफ्टर द बर्स्टिंग द लावा गॉट्स डिपॉजिटेड ऑन द एडजेसेंट एरियाज। अभी एडजेसेंट एरियाज पे लावा डिपॉजिट हो गया। ग्रेजुअली द लावा कूल्स डाउन, ठीक है, तो धीरे से जो मैग्मा निकल के आया था बाहर, तो वो लावा के फॉर्म में बाहर आ गया। अब वो ठंडा हो जाता है। अब ठंडा होने के बाद में क्या है, ऐसा थोड़ी ना है कि ठंडा होगा तो वो क्या बोलते कहीं और चले जाएगा, या फिर वो जहां पे डिपॉजिट हुआ है वो वहीं पे फ्रीज डाउन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सरफेस बन गया, अब माउंटेन्स बन गए ना। तो ऐसे क्या हो गया कि जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक वेंट थी, तो पहले ऐसा बना होगा, ठीक है, फिर और बड़ा बना होगा, फिर और बड़ा बना होगा। तो माउंटेन्स इस तरह से जो बने, जो वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक एक्टिविटी के बाद में माउंटेन्स बने, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के बाद में जो माउंटेन बने, तो वो क्या कहलाते हैं, वो इस तरह के वॉल्केनो मतलब वॉल्केनिक माउंटेन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। एग्जांपल में तो माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, ये देखो बड़ा सा एक इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, ये वॉल्केनिक इरप्शन के कारण बना था, ठीक है, तो ये माउंट किलिमंजारो हो गया। अगला क्या है, अगला देखो माउंट फुजियामा, फुजियामा इन जापान। तो माउंट फुजियामा जो है तो ये यहाँ पे है, ये जापान में माउंट फुजियामा है। आगे समझ में, हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, देखो तो हमारे माउंटेन्स तो कंप्लीट हो गए यहाँ पे, क्लियर। तो मैंने आपको टाइप माउंटेन्स भी समझा दिया, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स भी समझा दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा प्लेटू के बारे में, कि प्लेटू क्या है। मेजर लैंडफॉर्म्स जो है माउंटेन्स कंप्लीट, ठीक है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स भी देख लिया। अब हम प्लेटू को पढ़ेंगे कि प्लेटू भी एक मेजर लैंडफॉर्म है, प्लेटू क्या होते हैं, किस तरह से बनते हैं, कैसे वो माउंटेन्स अलग होते हैं, सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाले हैं। फाइन, यहां तक मैं आशा करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आई है, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, सारे सब्जेक्ट्स के, सिर्फ सोशल के नहीं, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जिन्हें आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम प्लेटू के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लेटूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए प्लेटूज क्यों पढ़ना है हमें, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तक हमने क्या देखा, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ जो पढ़ रहे हैं, तो माउंटेन्स एक मेजर लैंडफॉर्म का पार्ट होते हैं, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, इंडिया में भी है। अब माउंटेन के बाद में अगर आप अगली चीज देखेंगे तो वो है प्लेटू, ठीक है। अब प्लेटू में क्या होता है, तो प्लेटू और माउंटेन में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठ जाता है। उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि प्लेटू है क्या। तो देखिए, अब प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, ठीक है। माउंटेन में क्या था, एक एलिवेटेड एरिया है, फ्लैट नहीं है, और वो लेकिन प्लेटू क्या है, एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, ठीक है।
एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, अब जैसे अगर हम देखें तो ये सराउंडिंग एरिया है पूरा इनका, ठीक है, आजू बाजू का जो एरिया है सराउंडिंग एरिया। ठीक है, तो माउंटेन क्या है, जैसे हम देखते हैं कि माउंटेन के समिट जो होते हैं तो स्मॉल समिट होते हैं, ठीक है, नैरो समिट होते हैं, बेस जो होता है तो वो ब्रॉड होता है, माउंटेन का बेस ब्रॉड हो गया। ठीक है, अब प्लेटू में बेस ब्रॉड है, समिट है, कैसा है वो कोई मायने नहीं रखता, बस ये है कि सराउंडिंग एरिया से क्या है, एलिवेटेड पार्ट है, सराउंडिंग एरिया से उठा हुआ है, आजू बाजू से ऊंचा है ना, और ऊपर क्या है, ऊपर फ्लैट लैंड होता है। तो यहां पे जैसे वो बताया गया फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। ठीक है, टेबल कैसा होता है, टेबल देखना आप, तो टेबल में आप देखोगे तो आपकी फ्लोर से तो टेबल ऊपर है, टेबल फ्लोर से ऊंचा होता है, लेकिन ऊपर आके क्या होता है, बराबर हो जाता है एकदम। तो प्लेटू का एग्जैक्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो टेबल की तरह होता है, बस टेबल इज इक्वल टू प्लेटू। आपके घर में आपकी फ्लोर पे अगर फ्लोर क्या हो गया, फ्लोर जो है तो वो सी लेवल हुआ, तो वो सी लेवल के हिसाब से टेबल जो है आपका, वो टेबल क्या होगा, एक प्लेटू बन गया, सिंपल। ठीक है, ये चीज होती है। अब जैसे आप बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जैसे माउंटेन की तो बहुत हाइट होती है, तो माउंटेन छोटे भी होते हैं, वैसे हाइट में अगर हम पूछे तो प्लेटू की हाइट क्या होती है, तो देखो सारे सभी प्रकार के कम आप देखोगे तो प्लेटू जो है तो वो 100 मीटर से भी स्टार्ट होते हैं कि 100 मीटर पे भी प्लेटू रहते हैं, तो सी लेवल से 100 मीटर पे प्लेटूज हैं। ठीक है, और अगर उठाया जाए तो मतलब ये रॉकी सरफेस होता है अधिकतर इस तरह का, तो हाइट वेरी करती है। अब तिब्बतन प्लेटू है तो ये क्या है, ये जमीन से 7000 मीटर ऊपर है, तो ऊंचे भी होते काफी। ठीक है, तो उस तरह से प्लेटू की हाइट की अगर बात की जाए तो वो वेरी करती है बहुत ज्यादा। एज, तो एज मतलब क्या है कि जैसे हमने देखा माउंटेन्स क्या होते हैं, तो फोल्ड माउंटेन कुछ यंग होते हैं, मतलब जो अभी अभी बने हैं। ठीक है, अभी अभी मतलब आज से 1 करोड़ साल पहले बने, और कुछ ओल्ड होते हैं ये। ठीक है, तो वो क्या होता है, जियोग्राफिकली ओल्ड मतलब आज से 1000 साल करोड़ पहले, 1000 करोड़ साल पहले बने थे। ठीक है, तो उस तरह से क्या होता है कि एज की भी अगर बात की जाए तो ये भी, तो हाइट और एज ये बहुत ज्यादा वेरी करती है, सभी तरह के प्लेटू होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स अगर देखें हम प्लेटू के, तो यहाँ पे क्या है, डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, तो इंडिया में प्रोमिनेंटली जैसे ये जो साउथ वाला इंडिया है ना, तो यहाँ डेक्कन प्लेटू है ये पूरा, तो इधर ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और उनसे उनके बीच में सराउंडेड जो है तो डेक्कन प्लेटू हो गया। फिर क्या है, तो और वर्ल्ड में जैसे ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू है, तो यहाँ पे क्या सोना और डायमंड हीरे वगैरह मिलते हैं बहुत ज्यादा माइन से, क्या क्यों है क्या है तो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ईस्ट अफ्रीकन प्लेटू इन कीनिया, तांजानिया एंड युगांडा, तो ये सारी कंट्रीज के नाम है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट पढ़ा था हमने, वहां पे भी क्या है, प्लेटू देखने को मिलेंगे। फिर वेस्टर्न प्लेटू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में भी वेस्टर्न प्लेटूज हैं बहुत सारे। फिर क्या है, तिब्बतन प्लेटू, तो तिब्बतन प्लेटू कहां है, चाइना में, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पे, जैसे ये तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत है तो तिब्बतन प्लेटू ये जमीन से काफी ऊपर है। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ डेक्कन प्लेटू है, बहुत सारे हैं, छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है, मालवा प्लेटू है, बुंदेलखंड प्लेटू है, फिर बघेलखंड प्लेटू है, तो इसमें बहुत सारे प्लेटू है। लेकिन ये कुछ मेजर प्लेटू जो आपकी बुक में क्या दिए, एग्जाम्पल के फॉर्म में दिए, तो वो मैंने आपको बताए। क्लियर, आगे देखो क्या है। अब प्लेटूज तो है, अब इन प्लेटूज के एडवांटेजेस क्या है, क्या मतलब फायदे हैं। जैसे हमने देखा माउंटेन में क्या है, स्टोर हाउस ऑफ वाटर है माउंटेन, ठीक है, वहां से बहुत सारा पानी मिलता है माउंटेन से, तो प्लेटू से हमें क्या मिलता है वैसा। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ प्लेटू अगर देखें हम, तो रिच इन मिनरल डिपॉजिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अधिकतर प्लेटूज में आपको, प्लेटूज जो होते हैं तो जियोलॉजिकली मोस्टली ओल्ड होते हैं। देखो वो चीज भी समझाता हूं मैं, क्या होता है, कभी ये प्लेटू भी माउंटेन रहे होंगे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इरोजन के कारण वो प्लेटू ऐसे हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, तो पुराने हैं, मतलब बहुत कंप्रेस्ड रॉक है यहाँ की। अब जब बहुत कंप्रेस्ड रॉक होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है, कंप्रेस्ड रॉक होती है तो मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे अफ्रीकन प्लेटू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग, ठीक है, यहाँ पे गोल्ड और डायमंड माइनिंग, तो आप देखो ये गोल्ड माइन का एक फोटोग्राफ है हमारे पास में, तो मिट्टी ही क्या कर रही है, ऐसी शाइन कर रही है जैसे सोना है। ठीक है, गोल्ड माइनिंग जो है तो वो अफ्रीका वगैरह में होती है। फिर छोटा नागपुर प्लेटू हैज ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैंगनीज, तो छोटा नागपुर प्लेटू में क्या, आयरन, कोल, मैंगनीज ये सब कुछ मिलता है जैसे इंडिया में। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू में जैसे माइनिंग हो रही है, तो माइनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है। जैसे आप देखते हो कि जितना भी डेवलपमेंट होता, अगर आयरन ना हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह, घर कैसे बनेंगे, सोचो जरा, तो ये सारी चीजें रहती है। आगे देखो अगला एडवांटेज ऑफ प्लेटू में अगर और देखें हम, तो देयर आर सेवरल वाटरफॉल इन प्लेटू। अब प्लेटू पे बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, झरने, जैसे इंडिया में क्या है, जॉग फॉल है, ठीक है, हुंड्रू फॉल है, तो इन इंडिया हुंड्रू फॉल्स इन दी छोटा नागपुर प्लेटू, तो छोटा नागपुर प्लेटू ओडिशा वगैरह ये जो एरिया है, तो वहां पे आपको हुंड्रू फॉल्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जॉग फॉल है, तो कर्नाटका में जॉग फॉल है। अब ये जो इससे एडवांटेज कैसे हो गया, आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेटू पे वाटरफॉल्स हैं, तो वाटरफॉल से क्या एडवांटेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो इन वाटरफॉल्स पे आप वाटरफॉल्स पे जैसे एक तरह से ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो जाते हैं,
टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं तो लोग घूमने जाते हैं, वहां पैसे खर्च करेंगे, इकोनॉमी चलेगी, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ प्लेटू में क्या है कि सबसे पहली चीज तो क्या है, टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं अधिकतर, जैसे अगर प्लेटूज पे क्या है, वाटरफॉल है तो। फिर अब क्या होता है कि दी लावा प्लेटूज, तो अब जैसे डेक्कन प्लेटू मैंने आपको जो बताया इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया का जैसे डेक्कन प्लेटू है, तो ये कैसे बना है पता है, इट इज फॉर्म्ड बाय दी लावा, ठीक है। लावा जो इरप्ट हुआ था, कहां से लावा आया है, तो लावा यहां पे हजारों लाखों साल पहले क्या हुआ होगा, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ना, उस वॉल्केनिक इरप्शन के कारण क्या है कि यहां जो मिट्टी बनी है, तो ये जो मिट्टी है वो लावा से बनी हुई है, ठीक है, लावा से बनी हुई है। तो यहाँ पे जो लावा प्लेट्यूज होते हैं तो दे आर रिच इन ब्लैक सॉइल, जैसे इंडिया का डेक्कन प्लेट्यू। अब ब्लैक सॉइल होगी तो ब्लैक सॉइल पे पता है कॉटन जो कल्टीवेट की जाती है ना, कॉटन बहुत अच्छी कल्टीवेट हो जाती है, तो इट इज फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। तो इस तरह से क्या है कि एग्रीकल्चरली भी लावा प्लेट्यूज वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सूटेबल होते हैं। आ गया समझ में? तो ये सारी चीजें हमने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ी, क्लियर है। अब मेरे को मतलब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए कि मेजर लैंडफॉर्म्स में आ रहा, माउंटेन्स कंप्लीट हो गया, माउंटेन्स के बाद में हमने प्लेटू कंप्लीट कर लिया है। तो अब दो चीजें हमने पढ़ ली इंपॉर्टेंट। अब क्या था इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान करो, प्लेन्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किस चीज का, मेजर लैंडफॉर्म्स का। प्लेन्स क्या होते हैं, तो ये तो आप नाम से समझ गए, एकदम प्लेन जो होता है। माउंटेन्स क्लियर हुए, ठीक है, प्लेटू क्लियर हुआ, दोनों में डिफरेंस कर पाओगे, करना आना चाहिए। तो माउंटेन्स हो गया, प्लेटू हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लियर है। और पढ़ने से पहले एक चीज सुन लो, क्या कि मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने इस वीडियो लेक्चर में पढ़ा, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो मजे की बात यह है कि जो वीडियो लेक्चर्स है ना, वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे बिना किसी चिंता के। आपको क्या करना होगा, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना होगा मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। आया समझ में? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे हम। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारा जो चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, हमने माउंटेन्स पढ़ लिए, हमने माउंटेन्स के बाद में प्लेटू के बारे में पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स क्या होते हैं ये आप सभी को पता है, ठीक है, नहीं पता है तो फिर से बताते हैं। देखो तो जो लैंडफॉर्म होते हैं तो हमने देखा कि हाँ इस तरह से स्मॉल बॉटम ब्रॉड बेस के साथ में जो होते हैं तो माउंटेन्स होते हैं। फिर प्लेटू होते हैं तो जो फ्लैट सरफेस के साथ होते हैं ऊपर, बाकी जो सराउंडिंग एरिया होता है उससे ऊपर होते हैं, एलिवेटेड होते हैं। फिर आती है तीसरा प्लेन जो है, मतलब तीसरा लैंडफॉर्म जो है वो क्या है, वो प्लेन है, ठीक है। तो प्लेन एरियाज क्या रहते हैं, इस तरह से प्लेन रहते हैं, एकदम क्लियर, प्लेन एरियाज एकदम प्लेन रहते हैं। जहां पे क्या है, जहां पे आप देखोगे तो जो लैंडफॉर्म है, लैंड स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा वो एकदम क्या होता है, वो प्लेन होता है, विदाउट मच एलिवेशंस होता है। सराउंडिंग एरिया जैसा आप देखोगे, प्लेन कह रहा हूं मैं, तो जहां तक नजर दौड़ेगी सब कुछ क्या है, प्लेन दिख रहा है ना आपको, तो उस तरह का जो एरिया रहता है वो प्लेन कहलाता है, क्लियर। अब समझने वाली चीज क्या है यहां पे देखो, तो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, ठीक है, बहुत दूर दूर तक के जो स्ट्रेच होते हैं फ्लैट लैंड के, ठीक है, जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से क्या होता है कि मीन सी लेवल जो होता है, मीन सी लेवल मतलब क्या, जैसे 0, ठीक है, ये 0 मीटर हाइट, तो 0 मीटर से ज्यादा क्या 200 मीटर बस ऊपर, और ये पूरा फ्लैट रहता है, ठीक है। जहां पे हम देखिए माउंटेन्स और प्लेटू की बात, तो वो क्या है, जमीन से उठे हुए रहते हैं थोड़े से, ठीक, जमीन से ऊपर की तरफ उठे हुए रहते हैं, कौन, माउंटेन्स और प्लेटूज। तो ये सारा सब कुछ मैंने आपको बताया कि कैसे प्लेन्स जो होते हैं वो माउंटेन्स और प्लेटू से अलग होते हैं। अब उसके अलावा दूसरी चीज क्या होती है कि प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं बहुत ज्यादा। क्यों होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें मैं समझाता हूं। प्लेन्स क्लियर हो गया आपको? चलो आगे देखो अब क्या है, तो इनका फॉर्मेशन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले फॉर्मेशन मतलब कि कैसे फॉर्म होते हैं प्लेन्स, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि रात में सोए थे सुबह उठे तो सब कुछ अपने आप बन गया, बनने में टाइम लगता है, एक जियोलॉजिकल प्रोसेस रहती है पूरी। तो वो जो जियोग्राफी अपने हिसाब से पूरी मोल्ड हो रही है, ठीक है, ये जो लैंडफॉर्म बन रहा है तो वो कैसे बना समझो। यहां पे कभी पहाड़ हुआ करते थे, आज भी है वही पहाड़, ठीक है।
अब पहाड़ों से क्या निकली, नदियां निकली, ठीक है। तो ये नदी जो निकली पहाड़ से, जैसे ये नदी निकली, अब ये नदी क्या करेगी, नदी क्योंकि पहाड़ से निकल रही बहुत स्पीड से आती है, जैसे ऊपर से स्लोप रहता है ना, तो स्लोप में से बहुत तेजी से आता है पानी। अब नदी का पानी जब बहुत तेजी से आता है तो वो पहाड़ों से टकराते हुए आता है, पत्थरों को तोड़ते हुए आता है, चट्टानों को तोड़ते हुए फोड़ते हुए आता है, ठीक है। और जब चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हुए आता है ये, तो ये कहां पे आएगा, जैसे ये सरफेस है, ठीक है, ये कह सकते हैं मेन एरिया है, जो कहते हैं ना सराउंडिंग एरिया, जो सराउंडिंग एरिया पे आया। अभी जब नदी सराउंडिंग एरियाज पे आती है तो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि प्लेन्स को बनाएगा कौन, तो ये रिवर जब पहाड़ से निकल के आ रही है माउंटेन से, तो ये प्लेन बनाएंगी, ठीक है। इंडिया के केस में अगर जैसे हम देखें तो ये अगर जैसे हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक। अब इंडिया में जैसे हिमालयन माउंटेन्स है, तो यहां से जो रिवर निकलेगी, तो यहां से निकलने के बाद में रिवर नीचे आती है, नीचे प्लेन्स पे, और ये रिवर प्लेन्स पे क्या करते जाती है, डिपॉजिट करेगी। अभी आगे देखना, तो लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो ये तो मैंने आपको डेफिनेशन में समझा दिया था। अब ये रिवर जब ऊपर से आई नीचे, तो अपने साथ क्या लेके आई है, बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आई है, बहुत सारे मिट्टी के कण लेके आई है। जो यहां पे इसने तोफो मचाई थी ना पहाड़ों में, तो यहां से मिट्टी लेके आई है, पेबल्स लेके आई है, फर्टाइल एलुवियल लेके आई है, ये सारी चीजें लेके आ रही है अपने साथ पानी में। अब जब ये प्लेन एरिया में आ जाती है तो रिवर क्या हो जाती है, थोड़ी शांत हो जाती है। स्लोप में तेज थी, अब प्लेन एरिया में आके धीरे धीरे बहने लगती है वो। तो वो अपने साथ जो भी सेडिमेंट्स लाई है, द रिवर फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड देम, तोड़फोड़ करी, ठीक है। फिर उसके साथ में जो डिपॉजिट्स लेके आ रही है ना, वो जो इरोडेड मटेरियल लेके आ रही है, तो देन दे डिपॉजिट, तो मतलब जो रिवर्स, देन दे मतलब रिवर्स, तो देन दे डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन्स, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्स इन देयर वैली, ठीक है। तो अब वो जब बहते जाती तो उसके साथ में जो जितना भी डिपॉजिट लेके आई थी, सैंड सिल्ट वगैरह, जो भी मिट्टी कंकड़ पत्थर सब कुछ लेके आई थी, तो उसे डिपॉजिट करते चले जाएगी, ठीक है, वो उसे डिपॉजिट करते चले जाएगी अपने साथ। अब क्योंकि स्लो हो गई है ना, अब शांत हो गई है नदी, तो वो धीरे धीरे अपने सारे डिपॉजिट्स को मतलब सारा जो मटेरियल लेके आई थी उसे डिपॉजिट कर देगी। और ये जो डिपॉजिट किया है तो ये प्लेन के फॉर्म है, वैसा थोड़ी ना कि एकदम ऐसे ला के तगारी से डालेगी और पूरा पहाड़ बना देगी। नदी तो अपने साथ में जो सेडिमेंट्स लाई तो उन्हें एक एक दो करके अपने बैंक्स पे फैलाते जाएगी। और जैसे जब बाढ़ आती है, आपने सुना होगा, तो बाढ़ में क्या होता है, बाढ़ में सब कुछ डूब जाता है, लेकिन जब बाढ़ नॉर्मल होती है तो नई मिट्टी, नया सारा सब कुछ आ जाता है। कहां से, तो नदी के साथ में सारा ये सब कुछ भी आएगा, पत्थर कंकड़ मिट्टी कण, ये सारी चीजें आई होगी। तो वो क्या कर देती, सॉइल को रिन्यू कर देती। जैसे लोग कहते हैं कि बाढ़ क्या करती, इस बार डुबा दिया सब, लेकिन उसने सब कुछ रिन्यू कर गई एक तरह से। तो वही चीज होती है। आया समझ में आपको ये? तो आई होप ये चीजें क्लियर है कि किस तरह से प्लेन्स बनते हैं। प्लेन्स ऐसे बन गए, प्लेन्स आर अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो मेजर लैंडफॉर्म जो पढ़ रहे हैं तो उसमें प्लेन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म होते हैं। क्लियर? आगे देखो क्या है, तो प्लेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये समझने से पहले ये समझ लो, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में भी क्या है, माउंटेन के नीचे आप देखोगे तो यहाँ नदन प्लेन है पूरा का पूरा, ये ठीक है, ये जो नदन प्लेन है, तो ये नदन प्लेन कैसे बना, ये वही प्रोसेस पूरी फॉर्मेशन की। नदियां यहाँ से निकली हिमालयन माउंटेन से, और ये तोड़फोड़ करते हुए जो डिपॉजिट्स थे उन्हें उसने उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। तो वो फर्टाइल एरिया भी हो गया और वो प्लेन भी बन गए एकदम, ठीक है। 9th क्लास में जब आप जाओगे ना, अभी तो बहुत दूर है 9th क्लास, लेकिन आप पढ़ोगे इन सारी चीजों के बारे में और अच्छे से, ठीक। आगे देखो क्या है, प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। चलो, अब आपने हिस्ट्री पढ़ा है, हिस्ट्री में आपने क्या देखा, क्या सीखा, कि जो सबसे पहले अर्ली सिविलाइजेशंस हुई थी, तो अर्ली सिविलाइजेशंस कहां पे सेटल हुए थे, लोग सेटल हुए थे नदियों के पास में। क्यों? मजा आता था क्या वहां पे? तो देखो, नदियों के पास सेटल होने का कारण एक तो पानी मिल जाता था, और नदी के पास का जो एरिया रहता था वो फर्टाइल रहता था। बताया मैंने अभी, तो नदी के पास का एरिया जब फर्टाइल रहता था तो लोग जो है, तो शुरुआत से ही देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ठीक है। कनेक्ट करो, एक बात मेरी सुनो हमेशा के लिए, ध्यान रखना इस चीज को, कि आप कभी भी सब्जेक्ट्स को सेक्लूजन में मत पढ़ना, भगवान के लिए, ठीक है, बहुत पाप लगेगा आपको अगर आप सेक्लूजन में पढ़ोगे तो। सेक्लूजन मतलब कैसे, कि भैया ये जियोग्राफी है तो इसको जियोग्राफी तक ही रखूंगा मैं, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री तक ही रखूंगा, सिविक्स है तो सिविक्स तक ही रखूंगा। इंटर रिलेट करके पढ़ो, इसमें जो पढ़ा है उसको यहां से जोड़ने की कोशिश करो, यहां जो पढ़ा है उसको इधर जोड़ने की कोशिश करो, और फिर देखो कितना मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। कभी भी ऐसा लगेगा नहीं कि यार ये तो सोशल साइंस कितना बोरिंग है। सोशल साइंस सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मेरी मान के चलोगे तो, ठीक है। अब देखो क्या है, तो प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्यों यहां पे पॉपुलेशन क्यों रहती है ज्यादा? हम देख रहे हैं हिस्ट्री, पुराने समय से लोग रह रहे हैं यहां पे। क्यों?
तो कारण है प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल होते हैं वो, पानी वहां पे अवेलेबल है तो लोग वहीं पे रहेंगे ना, जहां पे खेती कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं वो। ठीक, फिर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। अब आप देखो पहाड़ों पे अगर आप रोड बनाओगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, आप प्लेटू पे अगर क्या बनाओगे, रोड बनाओगे, दिक्कत आएगी। लेकिन किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करना है, रोड नेटवर्क बनाना है, ठीक है, ब्रिज बनाना है, आपको जो भी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, घर बनाना है, तो प्लेन एरियाज में बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, प्लेन एरियाज में बहुत आसान हो जाता है, तो प्लेन एरियाज में जीवन क्या है, आसान है। ठीक है, अभी जीवन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, कि वहां पे देखेंगे लैंडफॉर्म्स एंड द लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, तो लोगों का जीवन कहां कैसा है वो तो मैं बताऊंगा आपको, बाकी एक रेफरेंस दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फ्लैट लैंड इज सुटेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड कल्टीवेशन। तो अब क्या है, घर बनाना है, कल्टीवेशन करना है, खेती वगैरह करना है, तो इसके चलते क्या है कि फ्लैट एरिया बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, दूसरे एरियाज के कंपेरिजन में, मतलब माउंटेन्स और प्लेन्स के अपेक्षा फ्लैट बहुत ज्यादा, मतलब प्लेन्स जो होते हैं, जो फ्लैट एरियाज होते हैं, वो ज्यादा सुटेबल रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल जैसे देखें हम, तो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, वही उत्तर प्रदेश बिहार, इधर असम, ये वाला जो पूरा एरिया है। ठीक है, तो जैसे ये इंडिया है हमारा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे ड्राइंग पे नहीं जाना है आपको। तो अब क्या हो रहा है कि अच्छी बनाई दूं, नहीं तो बाद में कोसोगे मुझे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो एरिया है, तो आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, यहाँ ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया है, ये फर्टाइल एरिया है, क्योंकि माउंटेन्स जो थे, तो माउंटेन्स ने क्या कर दिया है, माउंटेन्स ने यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स किए हैं, माउंटेन से जो रिवर्स आई हैं, तो वो अपने साथ बहुत फर्टाइल एलिमेंट्स लेके आई है, और वो फर्टाइल एरिया बन गया है, तो वहां पे लोग डिपॉजिट मतलब सेटल होना स्टार्ट हो गए, यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिर यांगतीज, ठीक है, ये चाइना का, जैसे आप देखोगे तो चाइना में भी ये एरिया जो है, और अगर जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो ध्यान होगा, तो आपको इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वहां पे भी क्या है कि लोग नाइल रिवर के आजू बाजू पहले सेटल हो गए थे। तो जो प्लेन एरियाज हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड रहते ही हैं और रहेंगे जीवन भर। वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जो डेंसिटी वाइज देखा जाए ना, डेंसिटी समझते हो क्या होता है कि मतलब ये अगर एरिया है, दो एरिया, तो एरिया क्या है यहाँ पे बराबर है, मान लो दोनों, चलो, तो यहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन एन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो होता है डेंसिटी। तो यहाँ पे अब बहुत सारे लोग रह रहे हैं, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में यहाँ पे मान लो 1000 लोग ले रहे हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में लोग 10 ले रहे हैं, तो यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब वहां ये जो एरियाज है, गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन हो गया, ठीक है, नाइल रिवर के पास के जो प्लेन्स हो गए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इसीलिए रहती है क्योंकि ये बहुत सारे एडेड एडवांटेजेस मिल जाते हैं इन एरियाज में। क्लियर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लेन्स। अब हमारा ये वाला टॉपिक भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे चैप्टर का वो क्या है, लैंडफॉर्म एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, लोग कैसे रहते हैं अलग अलग लैंडफॉर्म में। तो एक कंक्लूसिव टॉपिक है वो, थोड़ा सा कंक्लूजन टाइप से, उसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट, सारी चीजें समझ में आई है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनते जाओ कि क्लास 4 से क्लास 12 तक के सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स सारी चीजें वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। कहां पे? मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पे। तो जिसे आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो घर बैठे बैठे। मजे की बात क्या है पता है? मजे की बात यह है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, अब अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है और अपना सिलेबस कंप्लीट करना, अपनी पढ़ाई जारी रखना है बिना किसी चिंता के। फाइन, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करो पहले अच्छे से, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने सारे मेजर लैंडफॉर्म्स देख लिए। तो मेजर लैंडफॉर्म्स में हमने माउंटेन्स, प्लेट्यू, ठीक है, प्लेन्स, ये सारी चीजें देख लिए। अब जब हमने ये सब कुछ पढ़ा तो ये तो अर्थ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स है जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने स्पेसिफिकली इंडिया का नहीं देखा, हमने पूरे अर्थ का देखा। पूरे अर्थ पे क्या होते हैं, ये कुछ मेजर लैंडफॉर्म्स है जो देखने को मिलते हैं। अब ये वाला जो टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल, ठीक है। तो ये जो लैंडफॉर्म्स है, इन लैंडफॉर्म्स का जनता के साथ में क्या रिलेशन होता है, मतलब लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता होगा। अगर कोई माउंटेन्स के आजू बाजू रह रहा है या फिर जहां वो रह रहा है वहां आजू बाजू माउंटेन्स हैं, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के जीवन में कुछ तो डिफरेंस आता होगा। जो प्लेन्स पे रह रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ और डिफरेंस आता होगा, ठीक है। वो कैसे रहते हैं, तो माउंटेन्स पे अगर हम बात करें तो लोगों का लाइफस्टाइल क्या है, लोग कैसे रहते हैं, ठीक है। और अगर प्लेटू की बात करते हैं तो प्लेटू पे जो लोग रह रहे हैं उनका रहना सहना, उनका लाइफस्टाइल अलग होगा बिल्कुल।
तो ये डिफरेंस जो है वो हम समझेंगे और देखेंगे किस तरह से नेचर जो लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट आर, ठीक है, और क्या रिजल्ट है, ये दोनों चीजों को भी हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो यहां पे जैसे दिखा है कि देयर आर वेरिएशंस इन लैंडफॉर्म्स, तो आपको पता है, हमने पढ़ा वेरिएशंस है अलग अलग, कहीं माउंटेन्स है, कहीं प्लेटो है, कहीं प्लेन्स है। अब हमें ये पता करना है, फाइंड आउट द डिफरेंस इन लाइफ। अब देखो क्या होता है, जो लोग माउंटेन्स पे रह रहे होंगे तो वो क्या होगा, वहां लाइफ इन माउंटेन इज नॉट इजी, ठीक है, वहां पे बहुत संघर्ष करना पड़ता है लोगों को, ठीक है, पानी की कमी, बिजली की कमी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है नहीं, दूसरी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई नहीं है, ऐसा नहीं कि कहीं पहाड़ पे किसी ने बहुत अच्छा होटल खोल के रखा हो या फिर पहाड़ पे किसी तरह से कुछ अच्छी चीजें चल रही हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, चलो होटल तो सेकेंडरी चीज होगी, बाकी एक अच्छा हॉस्पिटल हो, एक अच्छा स्कूल हो, तो ये सारी चीजों किससे क्या होना पड़ता है, माउंटेन्स के आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हें वंचित होना पड़ता है, ठीक है, दे लैक दिस रिसोर्सेस, उनके पास इन सारी चीजों की कमी रहती है, ठीक। वहीं पे अगर आप बात करते हो प्लेन्स की, तो प्लेन्स पे क्या है, रिलेटिवली फ्लैट सरफेस रहता है, तो बिल्डिंग एक्टिविटी जो है, तो यहाँ पे माउंटेन्स की अपेक्षा प्लेन्स में क्या है, बहुत सारे हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस आ जाता है कहां पे, लैंडफॉर्म में, किसकी कहां की अगर बात करते हैं हम अलग अलग जगह की। अब जैसे प्लेटू, तो प्लेटू में क्या होगा, माउंटेन से तो ज्यादा डेवलपमेंट होगा रिलेटिवली, लेकिन प्लेन्स कितना डेवलपमेंट नहीं होगा। यहां लोगों को क्या है, माउंटेन से तो जो लोग रह रहे हैं उनसे ज्यादा आसानी रहेगी प्लेटू में, लेकिन प्लेन्स में और ज्यादा आसानी रहेगी लोगों को। तो इस तरह से क्या है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें क्या करती है, बहुत ज्यादा वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन दी लैंडफॉर्म्स। आया ना समझ में, कैसे वेरी करती है, क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल कंडीशंस या तो ह्यूमन बींग्स के लिए, या तो जैसे हम जो लैंडफॉर्म एंड दी पीपल पढ़ रहे हैं, तो लोगों के लिए क्या है, या तो बहुत आसानी क्रिएट कर देती है, जैसे प्लेन्स में रोड वगैरह, ब्रिज वगैरह सारी चीजें डेवलप्ड है, या फिर बहुत कठिनाइयां डेवलप कर देती है जैसे माउंटेन्स में, ठीक है। तो अब क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। अब ये सारे लैंडफॉर्म के बीच में क्या होता रहता है कि नेचर अपने हिसाब से क्या, अपनी जो नेचुरल प्रोसेसेस है वो चलती रहती है। तो नेचुरल प्रोसेसेस में ऐसा तो नहीं ना क्या हमेशा अच्छी ही चीजें होती रही, कि बारिश हो रही है, हवा चल रही है, कभी कभी डिस्ट्रक्शन भी होता है, नेचुरल डिजास्टर्स भी आते हैं। तो नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, भूकंप आ गया, वॉल्केनो फट गया मान लो, ठीक है, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, फ्लड आ गई है। तो जब ये इस तरह से क्या होता है, ये सारी एक्टिविटीज होती है अर्थ पे, तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है, ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन में भी आप देखोगे तो माउंटेनियस एरियाज में लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब अर्थक्वेक तो खैर कहीं भी आ सकते हैं, लेकिन जैसे देखा जाए इंटेंसिटी, रिस्क कहां रहता है ज्यादा, तो रिस्क भी ऐसे ही इसी ऑर्डर में चलता है, ठीक। अब देखो क्या है कि आप ये तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ही करेगा, अगर डिस्ट्रक्शन, नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं तो ये तय है कि समस्याएं होगी। अब उन समस्याओं का समाधान क्या निकाल सकते हो, ठीक है, व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर देयर। तो अब सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं है कि आप खड़े हो जाओगे बस अर्थक्वेक को आने दो मैं टकरा जाऊंगा अर्थक्वेक से, उससे कुछ नहीं होना जाना है, ठीक है। आपके पास सॉल्यूशन क्या है, आपके पास सॉल्यूशन है कि आप लोगों को अवेयर करो, क्रिएटिंग अवेयरनेस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। क्लियर, आपके पास और कोई दूसरा साधन नहीं है कि आप क्या कर सको, चीजों को सुधार सको या फिर रोक सको, आप बस अवेयर कर सकते हो लोगों को कि अर्थक्वेक अगर आता है तो क्या करना है। अभी चलो आपसे पूछता हूं, आप बैठे हो पढ़ रहे हो, एकदम से अर्थक्वेक आ जाएगा तो क्या करोगे। तो जैसे आपको पता होना चाहिए अर्थक्वेक आता है सबसे पहले हमें रूम के, मतलब अगर आप किसी रूम में बैठे तो बीच में से हटके हमें एक कोने में जाना चाहिए, और सबसे बेहतर ये रहेगा कि टेबल वगैरह है तो टेबल के नीचे घुस जाओ, ठीक है, अपने मतलब सिर को प्रोटेक्शन दे दो ताकि ऊपर से कुछ गिरेगा भी तो आपके ऊपर ना गिरे। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्या करना होगा, चलाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि नेचर है ना, नेचर में तो जितना अच्छा दिख रहा है आपको उतनी उसका मतलब एक ब्लैक साइड भी होता है, तो जो ब्लैक साइड है उससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमारी तैयारी बेहतर होना चाहिए बस। क्लियर। अब एक और चीज कि इन हाउ मेनी वेज वी यूज दी लैंड एंड वाटर। अब अगर आप लैंडफॉर्म एंड दी पीपल की बात करते हो तो कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप जमीन और पानी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं लैंडफॉर्म्स पे जो है, तो पीपल रह रहे हैं। अब आपसे एक सिंपल सी चीज पूछी गई है कि आप लैंडफॉर्म पे जैसे जमीन है, पानी है, सब कुछ है, तो आप इन्हें किन किन तरह से इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या लिया, क्वाइट ऑफन इन वेस्टफुल मैनर, ठीक है। एक बहुत शानदार आंसर आ गया यहां पे, क्या कि ह्यूमन बींग्स जो है तो बहुत वेस्टफुल मैनर में क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज इन अ जुडिशियस वे। क्यों, क्योंकि हमारे कारण जिस तरह से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करें, तो आज आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर कितना ज्यादा बदल जाता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, रातों रात क्या होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, घट जाता है, सारी चीजें, कभी भी बारिश हो जाती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीजें
उस चीज का रिजल्ट है कि हमने रिसोर्सेज को बहुत वेस्टफुल मैनर में यूज किया है। वी हैव एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज, वी हैव एक्सप्लॉइटेड द मदर अर्थ। ठीक है, तो कैसे हमने वेस्टफुल मैनर में यूज किया है ये भी समझो। तो कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड, अब क्या भैया फर्टाइल लैंड थी तो वहां पे आप खेती कर सकते थे, ठीक है, वहां पे आप प्लांट्स लगा सकते थे, लेकिन आपने खेतों में, बीच खेतों में क्या कर दिया, घर खड़े कर दिए, कॉलोनीज काट दी पूरी की पूरी। तो अब फर्टाइल लैंड कम हो जाएगी, आप तो बढ़ ही रहे हो, मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं। अब उनको खाना कहां से लाओगे, उनके आपके छत पे खेती करोगे क्या, आप नहीं कर सकते हो ना। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन फर्टाइल लैंड ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वी हैव यूज द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स लैंड जो है फर्टाइल लैंड, उसको वेस्टफुल मैनर में हमने यूज किया है। वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड, ठीक है, ये तो हमारी क्या है, प्रसिद्धि है कि हम कचरा कहां फेंकेंगे, जमीन पे कचरा फेंकेंगे। चलो जमीन पे नहीं फेंकेंगे तो नदी में फेंक देंगे। तो इस तरह से क्या है कि वी आर पॉल्यूटिंग द मदर अर्थ, पॉल्यूशन, और फिर बाद में प्रॉब्लम हमें ही होना है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं रहेगा, लैंड जो है तो उसकी फर्टिलिटी हो जाएगी, जैसे आप डंप करते हो कचरे वगैरह में, ठीक है, वो सारा सब कुछ। वी आर पॉल्यूटिंग द रिवर्स, तो रिवर्स को हमने छोड़ा नहीं है, जमीन को हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि जहां जहां ह्यूमन बींग्स जाएंगे अपनी इंप्रिंट छोड़ तो जाएंगे ना। तो जैसे क्या रहता है कि आपको पता होगा कि एक सांप निकलता है अगर कहीं से, तो सांप की इंप्रिंट क्या रह जाती है कि उसकी एक स्किन जो रहती है, जिसे काजली कहते हैं, तो वो छूट जाती है वहां पे, ठीक है, तो वो इंप्रिंट है। वैसे ह्यूमन बींग्स की इंप्रिंट क्या होती है, जहां जहां ह्यूमन बींग्स जाएंगे वहां कचरा दिखते जाएगा, तुम्हारे को कचरा फैलाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने जितने भी रिसोर्सेज है उन्हें सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, और इसी के चलते हम अलग अलग प्रॉब्लम्स को भी फेस करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। अब वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन दी केयरलेस मैनर, ठीक है। ये जो हम लापरवाही से क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं ना, हमें इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। हमें रिसोर्सेज को यूज करने की जब बात आती है तो एक जुडिशियस वे में, ठीक है, एक समझदारी भरे तरीके से क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर लापरवाही से इसी तरह से रिसोर्सेज यूज करते आएंगे तो एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये तय है कि रिसोर्सेज ऐसा नहीं है कि भगवान ने बोल दिया बस हाँ बेटा आपके लिए पूरे रिसोर्सेज खत्म करके आना, ऊपर वापस आओ जाओ, ऐसा नहीं है ना। तो इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ठीक है। तो हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम नेचर को, मदर अर्थ को ऐसा छोड़ के जाएं तो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन क्या करे, हमें हमारे लिए थैंकफुल रहे कि बोले हाँ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा भी है। नहीं तो वैसे तो बहुत कुछ हमने खत्म कर दिया है, ठीक है, कितने सारे स्पीशीज, प्लांट्स के, एनिमल्स के हमने हंट कर दिए, या फिर हमने क्या कर दिया, उन्हें खो दिया किसी ना किसी तरह से, हमने रिवर्स को पॉल्यूट कर दिया, हमने क्लाइमेट को पूरा उलट पुलट करके रख दिया। तो बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन मतलब हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, वी शुड रिलाई ऑन दी ऑप्टिमिस्टिक साइड। और उसी के साथ साथ क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि कैसे प्रिजर्व किया जा सके, अवेयरनेस फैलाना जानी चाहिए, ठीक है। तो लैंडफॉर्म्स एंड दी पीपल, तो आपने नेचर और जो ह्यूमन बींग्स उनके बीच का रिलेशन समझा, क्या चैलेंजेस है वो समझाया मैंने आपको, और कैसे डिपेंडिंग ऑन दी लैंडफॉर्म्स उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल, सारी चीजें वेरी करती है। क्लियर। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है, ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। क्लियर है, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, हमने थ्योरी पार्ट पे सारे टॉपिक्स पढ़ लिए। बचा क्या है, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस बचे हैं। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर थ्योरी पार्ट पे कंप्लीट होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक सभी सब्जेक्ट्स, सभी चैप्टर्स के सब टॉपिक्स बिल्कुल इसी तरह से जैसे आपने ये वीडियो लेक्चर में पढ़ा, सारा सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अरेंज्ड है, अवेलेबल है, सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स, ठीक है। मजेदार बात क्या है इसमें पता है, कि इसके लिए आपको पैसे नहीं देना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। करना क्या है, घर बैठ के बढ़िया आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, अपने जूनियर्स और सीनियर्स को बताना है। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं। किस चैप्टर के, तो जिस चैप्टर को थ्योरी पार्ट पे हम पूरी तरह से पढ़ चुके हैं, क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सारा सब कुछ पढ़ लिया है पिछले वीडियो तक। अभी बचा क्या है, तो क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चंस आपके पास हैं, आंसर्स मेरे पास हैं, ठीक है। तो उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको छोटे छोटे से आंसर याद करने में दिक्कत नहीं जाएगी, अच्छे से आंसर्स बताता हूं। चलो देखो क्या है, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है भैया, पूरे चैप्टर में यही तो याद रहा है, बस बड़ा सा चैप्टर था, ठीक है, नहीं छोटा सा चैप्टर था, 3 तो लैंडफॉर्म ही पढ़े हमने, तो ये ध्यान रखना है आपको। वैसे देखो चैप्टर में सारी चीजें याद रहना चाहिए, मैंने बोला कि पूरे चैप्टर में यही याद रहा है, तो उसमें मुस्कुराना नहीं है कि हाँ सर यही याद है, सारी चीजें याद रहना चाहिए, ठीक है। दी मेजर लैंडफॉर्म्स आर माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स। तो
Mountain, plateau and plains are the major landforms. Clear? What's next? What is the difference between a mountain and a plateau? एक माउंटेन और एक प्लेटू में क्या डिफरेंस होता है ये बताओ। तो अ माउंटेन में हैव ब्रॉड बेस एंड स्मॉल समिट। माउंटेन जो होगा, ये माउंटेन है, तो ब्रॉड बेस स्मॉल समिट, माउंटेन ऐसा होने वाला है। अ माउंटेन में हैव ब्रॉड बेस एंड स्मॉल समिट विथ द हाइट मोर देन 600 मीटर्स। और माउंटेन की हाइट जो होगी कितनी होगी? मोर देन 600 मीटर्स होगी। ठीक है, तो ये माउंटेन तब कहलाएगा। वहीं पे अगर प्लेटू की बात करते हैं तो, बट अ प्लेटू इज फ्लैट टॉप्ड टेबल स्टैंडिंग। ठीक है, तो फ्लैट टॉप टेबल स्टैंडिंग मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर होता है अबव दी सराउंडिंग एरिया। सराउंडिंग एरिया से ऊंचा होना चाहिए, हाइट वेरी कर सकती है। तो ये होता है प्लेटू। और माउंटेन में क्या हो जाता है? माउंटेन में इस तरह से आप देखते हो तो हाइट भी, एलिवेशन भी ज्यादा होता है। और यहां पे क्या होता है? यहां पे जैसे देखोगे तो आप पीक जो रहता है उसका स्मॉल समिट रहता है, ब्रॉड बेस रहता है। समझाया था? ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। What are the different types of mountains? What are the different types of mountains? तो अलग अलग माउंटेन्स में जैसे फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन, तीनों हमने एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। एक वीडियो लेक्चर में हमने यही पढ़ा है, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। स्पेस मैग्नेट ब्रेन सर्च करोगे तो मिलेगा ना आपको। तो वहां पे क्या है? 3 माउंटेन कौन कौन से होते हैं? फोल्ड, ठीक है, ब्लॉक और वॉल्केनिक। क्लियर? आगे देखो क्या है, आगे ये है, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन। माउंटेन्स ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे यूजफुल है? मैन के लिए। ठीक है, इसमें आप मैन के साथ साथ वुमेन भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मैन को ही फायदा होगा। मतलब वो इन जनरल लिखने का तरीका है, जेंडर न्यूट्रलिटी होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ह्यूमन बींग लिखो यहाँ पे। ठीक है, तो हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। अब इसमें क्या है? माउंटेन्स आर यूजफुल इन वेरियस मैनर्स। माउंटेन्स अलग अलग तरह से वेरियस मैनर्स में यूजफुल है। इट इज स्टोर हाउस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, ये क्या है? ये ग्लेशियर्स है, मान लो पहाड़ों के ऊपर। तो पहाड़ों के ऊपर जो ग्लेशियर्स रहते हैं, तो वो ग्लेशियर्स पानी का स्टोर हाउस होते हैं। वो पानी ह्यूमन बींग्स के काम में आता है, ऐसा तो नहीं ना कि माउंटेन खुद पी जाएंगे उन्हें। तो इट इज द स्टोर हाउस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। द वाटर इज हार्नेस्ड फॉर द यूज ऑफ पीपल। और उस पानी को फिर क्या है? लोगों के इस्तेमाल में लिया जाता है। माउंटेन्स हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा फौना बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। अब जब यहाँ का फ्लोरा फौना बहुत अच्छा होता है तो उसका फायदा क्या मिलता है पता है? उसका फायदा ये मिलेगा आपको, दे हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो जिसके चलते आप क्या कर सकते हो? जिसके चलते आप जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो ले सकते हो, जैसे अलग अलग बहुत सारे गम वगैरह, ये सब कुछ मैंने बताया था। फौना है तो आप माउंटेन्स पे जैसे जो जानवर है, याक है, अब तो याक को क्या एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो डिफिकल्ट टेरेन में। दे प्रोवाइड प्लेसेस फॉर टूरिज्म। ये बढ़िया चीज है कि माउंटेन्स में क्या होता है कि लोग घूमने जाते हैं, टूरिज्म के लिए आपको एक रिक्रिएशन के लिए एक आपको ब्रेक चाहिए रहेगा अगर जीवन में, तो वो यहां मिलेगा। ठीक, आगे क्या है? हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड। प्लेन्स कैसे बनते हैं? तो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। डिपोजिशन मैंने आपको बताया था क्या, कि जो एक तरह से इरोडेड मटेरियल रहता है, वो इरोडेड मटेरियल जब एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या हो जाता है? सेटल हो जाता है बाय द एजेंट्स सच एज विंड, एयर, वाटर, ये सारे फैक्टर्स होते हैं उसमें। तो वो क्या होता है तब, मतलब प्लेन्स बनते हैं। मैंने आपको ये समझाया डिपोजिशन प्रोसेस। अब जब रिवर्स क्या करती हैं, इस तरह से सारे मटेरियल को पहाड़ से जो लेके आई है इरोडेड मटेरियल, उसे कहीं और डिपॉजिट करती है तो प्लेन्स बन जाते हैं। तो प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ऐसा कर सकते हो। अब आगे क्या है? व्हाई आर दी रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। रिवर प्लेन्स जो होते हैं, मैंने बताया आपको कि रिवर प्लेन बना रही है, चलो उसके आजू बाजू के जो प्लेन्स होते हैं वो इतने ज्यादा पॉपुलेटेड क्यों होते हैं? क्यों वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं? तो प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर बोथ हैबिटेशन एंड एग्रीकल्चर। प्लेन्स जो है तो सूटेबल है, क्यों? क्योंकि वो दोनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। क्या क्या? कि वहां पे आप खेती कर सकते हो, फर्टाइल होता है प्लेन, और उसी के साथ साथ में मतलब एग्रीकल्चर। और दूसरी चीज क्या है कि हैबिटेशन। हैबिटेशन मतलब क्या होता है कि आप वहां रह भी सकते हो। प्लेन एरिया है ना, माउंटेन में दिक्कत होगी घर बनाने में, रोड बनाने में, हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह सारी चीजों में, लेकिन प्लेन्स में दिक्कत नहीं होती है। आगे क्या है? दी प्लेन्स आर प्रोडक्टिव ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल रहती है, इस कारण एग्रीकल्चर हो गया। द डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क वगैरह अच्छे से बना हुआ है, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, कनेक्टिविटी बेहतर रहती है। इन सारे फैक्टर्स के चलते क्या है, हम कहते हैं कि प्लेन्स बहुत ज्यादा सुटेबल होते हैं, या फिर प्लेन्स जो होते हैं थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। वाई आर माउंटेन्स
थिनली पॉपुलेटेड, माउंटेन्स में पॉपुलेशन कम रहती है, क्यों ये बताओ, व्हाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? द लाइफ ऑन माउंटेन इज टफ ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, स्कैरसिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड एंड अनसूटेबल कंडीशंस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। अब माउंटेन्स पे जो क्लाइमेट है, वहां की जो जियोग्राफी है वो टफ होती है बहुत ज्यादा। दी लाइफ ऑन माउंटेन्स इज टफ ड्यू टू हार्श क्लाइमेट, क्लाइमेट खराब, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड, फर्टाइल लैंड नहीं है आपके पास, पहली बात तो लैंड प्लेन है ही नहीं जिसपे आप खेती कर सको, बड़ी दिक्कत होगी, अनसुटेबल कंडीशंस फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, और बहुत एक्सट्रीम्स होते हैं, जैसे बहुत गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, ठीक है, ग्लेशियर्स वगैरह जब जम जाते हैं तो फिर सोचो कितनी दिक्कत हो जाती होगी। तो अनसुटेबल कंडीशंस होती है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए, इसके लिए क्या होता है, माउंटेन्स आर थिनली पॉपुलेटेड, यहाँ लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। अब आया क्या है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर्स, पहले टिक द करेक्ट आंसर्स आते हैं। तो द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ, तीन ऑप्शन है, माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस हो जाता है, तो एलिवेशन, स्लोप और एस्पेक्ट, ठीक है। तो अब इस चीज को समझना अच्छे से, माउंटेन क्या होता है, ये माउंटेन है, और हिल क्या होता है, ये हिल्स होती है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, आप बोलोगे सर ये छोटी है, तो जी हाँ, एलिवेशन मतलब ये तो हाइट, कितना एल्टीट्यूड है, कितना ऊपर गई है वो, तो माउंटेन्स जो होते हैं एलिवेशन ज्यादा होता है और हिल्स में एलिवेशन कम होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारे पास, ग्लेशियर्स आर फाउंड इन, ग्लेशियर्स कहां मिलते हैं, बोलोगे सर ये तो पता है हमें, कहां, तो मैंने देखा था माउंटेन्स पे ग्लेशियर होंगे, ठीक है, तो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स, प्लेन्स में भी नहीं होंगे, प्लेटू में भी नहीं होंगे, ठीक है, तो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन माउंटेन्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दी डेक्कन प्लेट्यूज लोकेटेड इन, डेक्कन प्लेट्यू कहां पे है, कीनिया में है, नहीं, डेक्कन प्लेट्यू ऑस्ट्रेलिया में है, नहीं, यहां भी नहीं है, तो फिर बचा क्या है, इंडिया, तो डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखो जियोग्राफी मैंने आपको पहले भी बताया, आपको विजुअलाइज करना है तभी जियोग्राफी से प्यार हो पाएगा, नहीं तो कभी नहीं जियोग्राफी पसंद आएगी आपको, ठीक है, विजुअलाइज करो। तो मैप में इंडिया में हमारे नीचे जो है ये डेक्कन प्लेट्यू है, ठीक, ये हो गया डेक्कन प्लेट्यू। अब क्या है, द रिवर यांगतेज, ठीक है, यांगतेज ही जो भी है उसका नाम, तो द रिवर फ्लोज इन, कहां फ्लो करती है, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर चाइना में, कहां फ्लो करती है बताओ, तो साउथ अमेरिका में फ्लो करती है, ऑस्ट्रेलिया में फ्लो करती है, चाइना में, अब नाम देके समझ गए होंगे चाइनीज है, ठीक है, तो यहां पे चाइना लिख दिया आपने, क्लियर है, चाइना इज द राइट आंसर। व्हाट्स नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या है, तो एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, यूरोप की एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज कौन सी है, द एंडीज, द एल्प्स, द रॉकीज। यूरोप में क्या है, देखो एंडीज साउथ अमेरिका में है और रॉकीज नॉर्थ अमेरिका में, ये मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप देखते हो ना वर्ल्ड पे, तो ये जैसे वर्ल्ड मैप हम देखें, ठीक है, ये, ठीक है, तो ऊपर जैसे जो नॉर्थ अमेरिका है, नीचे जो साउथ अमेरिका है, तो यहां से माउंटेन रेंज चालू होती है, ये रॉकीज है, ठीक है, रॉकीज के बाद में ये एंडीज है, तो रॉकीज और एंडीज इस तरह से पूरा क्या है, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट किए हुए हैं, प्लेट बाउंड्री है यहाँ पे, ठीक, तो ये तो दो हो गई है, बचा क्या है, एल्प्स बचा है, तो एल्प्स इज द राइट आंसर, मैंने बताया था आपको कहां पे, तो थोड़ा सा इटली वगैरह के वहां पे है एल्प्स, क्लियर, ये एल्प्स माउंटेन, एन इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, एल्प्स। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए, अब देखो तो फिलअप्स हैं, सारे फिलअप्स आपको खुद भी क्या करना है, अपनी बुक में लिखना है, खुद से आता है तो पहले लिख लो मुझसे, और नहीं तो साथ साथ करते हैं, चलो देखो, अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड, अनब्रोकन और लो लेवल ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब नीचे है एकदम, वो कौन सी जमीन होती है भैया, प्लेन होता है, ठीक है, तो ये प्लेन लिख लिया आपने। द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, ठीक है, हिमालयाज और एल्प्स जो है वो किस तरह के माउंटेन है, तीन तरह के माउंटेन पढ़े थे हमने, फोल्ड पढ़े थे, ब्लॉक माउंटेन पढ़े थे और वॉल्केनिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हिमालयाज मैंने आपको समझाया भी था कि दो प्लेट्स जब टकराती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, तो ये फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन। दी डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स, मिनरल्स कहां पाए जाते हैं, जब हमने आपको ये टॉपिक समझाया था तब उसमें इंपॉर्टेंस में बताया था, तो एक जो लैंडफॉर्म है कौन सा, प्लेटू, तो प्लेटूज में क्या होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो प्लेट्यू लिख दिया आपने यहां पे। अगला क्या है, द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन। अब मैंने आपको ये स्टार्टिंग में सबसे इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि अलग अलग शब्द आते हैं कि जब एक माउंटेन की ऐसी रेंज रहेगी कंटिन्यूस, तो मतलब एक माउंटेन जब एक लाइन में रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, रेंज कहेंगे, माउंटेन रेंज कहेंगे ना, तो यहाँ पे जैसे हिमालयन रेंज कहते हैं हम, तो यहाँ पे रेंज लिखना है, द रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की एक लाइन को हम रेंज कहते हैं, क्लियर,
ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या देखो जरा, लास्ट क्वेश्चन बताता है द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग। सब कौन से एरिया बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं खेती के लिए? तो यहां पे आंसर फिर से लिखेंगे हम प्लेन्स, क्योंकि प्लेन्स ही क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं ना, तो वहां पे खेती अच्छी होगी। जिसने भी क्वेश्चंस बनाए तो उसे प्लेन बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए दो दो आंसर प्लेन के हैं। ठीक, अब इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है, मतलब थ्योरी पार्ट पे भी, क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट पे भी। अब चैप्टर को हम यहाँ पे पूर्ण आहुति देते हैं, एक स्वाहा। क्लियर, तो चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। मैग्नेट ब्रेन्स पे आपने जिस तरह से अपना जियोग्राफी का चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, जैसे आप सोशल साइंस पढ़ते हैं वैसे आप साइंस भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और क्लास 6 का ही नहीं, क्लास 4th से लगा के 12th तक सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सब सबसे मजेदार बात बताता हूं कि सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, घर बैठना है, आराम से पढ़ना है और अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताना है। आया समझ में? नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।